चलो आओ अब अपन लोग शुरू करते हैं। भगवान का नाम लेते हुए, हे देवा मेरे सारे बच्चों को एक ही बार में छक्के की तरह बाउंड्री के पार पहुंचा देना। 200 क्या 400 में से इनके 300 नंबर आए, ऐसी इनके ऊपर कृपा करना। ये ना तो कभी बीमार पड़े, ना ही इनके घर में कोई समस्या आए। ये बस अपने खुशी खुशी मेहनत के साथ आगे बढ़ते चले जाएं। इनके जीवन में कठिनाइयां आए, पर कठिनाइयों के साथ साथ रास्ता भी बनता चला जाए, ताकि ये जीवन में अपने बच्चों को अपनी दुख और सुख की कहानियां दोनों बता सके। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज सोर्सेस ऑफ लॉ। बच्चों ये चैप्टर आपके एग्जाम यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना पहला क्वेश्चन ही इसी चैप्टर से पूछ लिया जाता है। और ये पहला क्वेश्चन देख के ही आत्मा में एकदम थरथराहट जाग जाती है, जिसके अंदर व्यक्ति कहता है, स्टूडेंट कहता है कि भाई ये ही तो नहीं पढ़ा था और यही आ गया, और उसका कॉन्फिडेंस एकदम से लूज डाउन हो जाता है। यूजुअली एग्जामिनर इस चैप्टर के अंदर से जो ये अलग अलग थिंकर थे, जिनका आप यहाँ पे नाम भी देख पा रहे होंगे, जैसे कि जेरेमी बेंथम, जॉन ऑस्टेन, प्रोफेसर एच एल ए हार्ट, जॉन सैलमन, हांस केल्सन, रॉस्को पाउंड, इनकी थ्योरीज में से कुछ पूछ लेता है कि भाई इनकी कोई एक थ्योरी के बारे में बता दो। कोई एक के बारे में यूजुअली पूछ लिया जाता है, जिसमें मेरे असेसमेंट के हिसाब से जो सबसे ज्यादा फेमस व्यक्ति है जिसपे क्वेश्चन आता है, वो है आपका वो है आपका केल्सन भैया। केल्सन भैया पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपके पास आपकी आईसीएसआई की मॉड्यूल खुली हो, तो प्लीज जरूर से जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ उसको आप मार्क करते हुए चलें, क्योंकि मैंने आपके लिए क्वेश्चन पेपर्स भी बनाए हुए हैं। तो मेरे को पता है कि कहाँ से क्या एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। यूजुअली इस चैप्टर का जो वेटेज होता है वो मैक्सिमम 5 नंबर के आसपास तक जाता है। 5 नंबर के ऊपर मैंने कभी इस चैप्टर को जाते हुए नहीं देखा, और अगर गया भी है तो मैक्सिमम 7 मार्क्स तक गया है, जिसके अंदर एक 3 मार्क का क्वेश्चन और एक 4 मार्क का क्वेश्चन उन्होंने फेंक के मारा है। बस यही इतना ही गया है, इसके ऊपर ये कभी चैप्टर गया नहीं है। और अगर जाता है तो इसका मतलब साफ है कि एग्जामिनर आपकी मजे लेना चाहता है, आपके साथ खेलना चाहता है, आपके कॉन्फिडेंस की बैंड बजाना चाहता है। ठीक है, तो भाई इस बार जेआईजीएल में उनके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पूछने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर। बट हाँ, हमारे लिए चैप्टर 5 से 7 नंबर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए तो फिर हम लोग अलग अलग थिंकर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके बारे में देखते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आए, प्लीज 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 हम्बल रिक्वेस्ट है, एकदम अगेन मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हारे पैर छू के कह रहा हूँ, भाई मान जाओ मेरी बात। ठीक है, तुम्हारे करियर का सवाल है, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा है इसमें, तुम्हारा करियर का सवाल है। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछो, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई तुम्हारे रात में 1 बजे भी पूछे ना, तो दिल से कॉन्सेप्ट बाहर निकलना चाहिए और उसके इस क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार फटाक से सभी लोग मेरे को चैट में लिख दो, यस सर वी आर रेडी। जितने भी स्टूडेंट्स है यार, एक बार फटाक से चैट में लिख दो, यस सर वी आर रेडी। तो मेरे को पता चल जाएगा कि मेरा बच्चा रेडी है, और फिर मैं शुरू करूंगा जल्दी से। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। अनुराग, प्रथम, आयुष, चारू, चौबे, चारू टेकवानी, जय रघुवंशी, मानसी चौबे। भाई कितने चौबे हैं अपने क्लास में। रितु लुवंशी, क्या बात है। चलिए, क्या बात है, वी आर रेडी, वेरी गुड यार। बस अपन को इसी तरीके से तैयार रहना है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं ना, उनका नाम है जेरेमी बेंथम। क्या नाम है भाई? जेरेमी बेंथम। इनने हेंथम क्यों लिख दिया? जेरेमी बेंथम नाम है। जेरेमी बेंथम का कहना था, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। भाई ये जो थिंकर्स थे ना, अच्छा पहले हम ना पहले ये बात करते हैं कि थिंकर होते कौन है, ये किस चिड़िया, ये कौन से खेत की चिड़िया होते हैं जो इनके बारे में इतना पढ़ा जाता है। बच्चों, लॉ जो है ना, अरे क्या हो गया, एक सेकंड। हाँ, लॉ जो है ना, ऐसा नहीं है कि कोई उठा, उसने सुबह ब्रश किया और उसने बोला कि यार चलो आज लॉ बनाते हैं, है ना, जैसे खाना बनाने जा रहा हो, ऐसा नहीं था। लॉ बनाने में बहुत सारे थिंकर्स की, बहुत सारे अलग अलग फिलोसफिकल स्कूल्स की, और बहुत ही सारे लीडर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है।
मैं ये बात नहीं कह रहा कि इंडियन लॉ कैसे डेवलप हुआ, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि इन जनरल लॉ कैसे डेवलप हुआ। ऐसे में बच्चों हमारे सामने बहुत बड़े-बड़े और बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर्स आए, जिन्होंने अपनी-अपनी थ्योरीज़ दी कि लॉ क्या होता है, कैसा होता है, किस तरीके का उसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। और ऐसे में उन्होंने अपने-अपने थ्योरीज़ को रखा, जिसको आज हम लोगों ने एक्सेप्ट करके अलग-अलग थिंकर्स की अलग-अलग बातों को एक्सेप्ट करके अपना एक यूनिवर्सल चीज़ें यानी कि यूनिवर्सल लॉज़ वगैरह बना लिए हैं। आप जानते होंगे कुछ समय पहले तक बहुत यानी मैं बहुत पहले नहीं जा रहा हूँ, जस्ट 50 इयर्स पहले तक सारी दुनिया में ऐसा होता था कि अगर ये हमारा दुश्मन है, ये अगर हमारे दुश्मन देश का आदमी है, तो इसको मार दो, उड़ा दो, खत्म कर दो, कहानी खत्म। पर आज इट्स जस्ट 50 इयर्स और आज हम लोग एनिमल राइट्स के लिए भी लड़ते हैं। यानी आप सोचिए ह्यूमन राइट्स तो बहुत दूर की बात है, अब तो एनिमल राइट्स भी इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो चुका है वर्ल्ड में। इनफैक्ट पेटा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीईटीए, वो तो बहुत ही ज़्यादा एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ती है। अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आर्टिकल्स भी आया था कि मेरे ख्याल से नाम्बिया करके जो एक देश है, वहाँ पे क्योंकि ड्राउट की सिचुएशन आ गई है, पानी कम होने की सिचुएशन आ गई है, तो वहाँ के एनिमल्स को मारने के बारे में उन लोगों ने सोचा, ताकि भई फूड वगैरह को बचाया जा सके और ह्यूमन्स के लिए रखा जा सके। ऐसे सिचुएशन में जो अनंत अंबानी जी है, जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आऊँगा, मैं उन सारे एनिमल्स को रेस्क्यू करूँगा और अपने यहाँ पे रखूँगा, हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज़ है, हम रखेंगे उनको। भाई यानी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका जो लॉ की डेफिनिशन है, आपके जो कानून की पूरी डेफिनिशन है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है और इन थिंकर्स का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर इम्पोर्टेंट रोल है। सर, सिर्फ ये थिंकर्स ही नहीं है जिन्होंने हमें ये राह दिखाई, थिंकर्स के अलावा भी हमारे पास आते हैं समथिंग कॉल्ड एज़ स्कूल। मैं आपको आपके चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। स्कूल क्या होते हैं? थिंकर्स का कॉम्बिनेशन। जब बहुत सारे थिंकर्स या फिर सेम तरीके से सोचने वाले लोग एक साथ आ जाते हैं, एक ही एम के साथ एक साथ आ जाते हैं, उसको कहा जाता है स्कूल। स्कूल का मेन मोटिव होता है कि भई हम लोग एक ही पर्टिकुलर थॉट ऑफ आइडिया को प्रमोट करें, उसको आगे बढ़ाएँ। स्कूल का मतलब एक्चुअली में ये नहीं होता कि आपको कुछ सिखाया जाए, बल्कि ये होता है कि हम क्वेश्चन एंड आंसर करके अपने आइडियाज़ को आगे बढ़ाएँ और इस बेसिस पे आपका स्कूल का जो आइडिया होता है, वो डेवलप होता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर अलग-अलग स्कूल्स डिस्कस्ड है और वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आते हैं लेजिस्लेचर, जो कि हर देश में होता है और इनका मेन काम क्या होता है? किसी भी देश के लिए कानून बनाना, लॉ बनाना। हमारे देश में आप जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा ये हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं। एंड फाइनली इसके बाद आ जाते हैं आपके क्या कोर्ट्स। कोर्ट्स भी अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, अपने जजमेंट्स देते हैं और उसके बेसिस पे आपका लॉ डेवलप होते चले जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे देश का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बहुत बड़े-बड़े मैसिव डिसीजंस दिए हैं, जिसने हमारे देश की हिस्ट्री और हमारे देश के फ्यूचर दोनों को इम्पैक्ट कर दिया है। ठीक है? तो हमारा चैप्टर का पूरा एम है कि हमें इन चारों के बारे में पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, पूरे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करना है ताकि अगर आपके दिमाग में कोई भी तरीके का एक बारीक-सा भी डाउट हो, तो वो खत्म हो जाए। ठीक है? चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे थिंकर्स के साथ। बच्चों पहला थिंकर जो हमारे सामने आता है, वो है जेरेमी बेंथम। अच्छा, अब आपको याद कैसे रखना है? इतने सारे थिंकर्स हैं, इतने सब कुछ है, तो याद कैसे रखोगे? मत टेंशन लेना, मैंने यहाँ पे लाइन भी लिखवाई है, याद करने का तरीका क्या हो सकता है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है? तो भाई जेरेमी बेंथम का कहना था कि हमें ऐसा कोशिश करना चाहिए जिसके अंदर ऐसे लॉ बनाने चाहिए, जिसके अंदर मैक्सिमम बेनिफिट हो फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ऐसे लॉ हो जिसके अंदर हम लोग कोशिश कर पाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा हो। जेरेमी बेंथम का पूरा आइडिया सिर्फ इस चीज पे था कि लोग सिर्फ दो ही तरीके से सोचते हैं, क्या चीज उनके लिए अच्छी है और क्या चीज उनके लिए बुरी है। तो ये कहते थे कि ऐसे कानून बनाओ जिससे लोगों के अंदर ज्यादा हैप्पीनेस जागे, ज्यादा से ज्यादा हैप्पीनेस आएगी तो लोग खुश होंगे और वो लॉ अच्छा होगा। यानी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए आपको एग्जाम में क्या लिख के आना है, अगर जेरेमी बेंथम के बारे में आता है तो आपको ये लाइन तो चिपका के ही आनी है, मैक्सिमम बेनिफिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। ठीक है?
जबकि जॉन ऑस्टिन थोड़ा-सा अलग सोचते थे, जॉन ऑस्टिन थोड़े से स्ट्रिक्ट थे और जॉन ऑस्टिन साहब का मानना था कि लॉ इज़ अ कमांड गिवन बाय सॉवरेन एंड बैक्ड बाय सैंक्शंस, कि भाई लॉ एक तरीके का कमांड होता है, लॉ एक आदेश होता है कि तुम्हें ऐसा करना है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। और ये देता कौन है? ये देता है आपका सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री। और ये जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी, अगर आप इसकी बात नहीं मानोगे तो आपको मिलेगी पनिशमेंट, आपको मारा पीटा जाएगा, आपके अगेंस्ट केस चलाए जाएंगे। ये था जॉन ऑस्टिन का कहना। जॉन ऑस्टिन कहता है कि भाई कानून वो हर चीज है जो आपके देश का सॉवरेन कहता है आपको करने को, और अगर आप नहीं करते हो तो आपके ऊपर ऐसे सिचुएशन में पनिशमेंट लगाई जाएगी, आपके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यहाँ पे सैंक्शन का मतलब है पनिशमेंट। उसके बाद आए हमारे पास प्रोफेसर एच.एल.ए. हार्ट। एच.एल.ए. हार्ट साहब बहुत रिसेंट के हैं और इनकी थिंकिंग भी सबका ना कंबाइंड करके इनने एक थिंकिंग बना दी है। तो एच.एल.ए. हार्ट बहुत ही रिसेंट के हमारे थिंकर है। ये क्या कहते हैं? लॉ शुड नॉट बी कॉपीड, इट शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ सोसाइटी। एचएलए हार्ट कहते हैं, ये दिल से सोचते हैं बड़ा और ये कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, हमें कभी भी एक जगह का कानून दूसरी जगह एज इट इज चिपकाना नहीं चाहिए, क्योंकि देश अलग होते हैं, सोसाइटीज अलग होती है, लोगों की थिंकिंग अलग होती है और हर चीज में फर्क होता है। एक सोसाइटी के सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत ही अलग होता है। इसलिए आप एक जगह का लॉ दूसरे कंट्री में एज इट इज पेश नहीं कर सकते। सर एक एग्जाम्पल, भाई स्वीडन या फिर हम लोग बात करें जो ये यूरोप के कंट्रीज के लोग होते हैं ना, यूरोप के लोग बहुत ही ज्यादा अपने इज्जत को लेके बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। उनके लिए अगर उनको एक नोटिस भी आ जाता है ना, एक कोर्ट का नोटिस भी आ जाता है, तो वो घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ओ माय गॉड, कोर्ट ने हमें बुलाया है, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया, हमने इतना गलत काम कर दिया। भाई कोर्ट को हमें अच्छे से रिप्लाई देना पड़ेगा। पर हमारे देश में ऑन दी अदर हैंड, अभी तो नोटिस ही आया है, देखेंगे यार, 1000 2000 रुपए खिला खिलू के खत्म कर देंगे। यानी हमारे देश में आप आराम से लीनियंसी से लोगों के साथ डील कर ही नहीं सकते, आपको उनके साथ स्ट्रिक्टली डील करना पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे ही हमने फॉरेन के लॉ इंडिया में चिपकाए तो इंडिया में पूरा का पूरा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो लेट हो गया, डिले हो गया। 15 15 20 20 साल तक केसेस चल रहे हैं, 50 साल तक केसेस चल रहे हैं। क्यों हुआ सर? क्योंकि हमने यूरोप के लॉज एज इट इज इंडिया के अंदर एप्लीकेबल कर दिए, एज इट इज लगा दिए। तो हम लोग बड़े क्लियर बेसिस पे कहते हैं, हम यानी एच.एल.ए. हार्ट साहब बड़े क्लियर बेसिस पे कहते हैं कि लॉ शुड नेवर बी कॉपीड। क्या नहीं होना चाहिए? लॉ को कभी भी कॉपी मत करो, हमेशा आपके सोसाइटी के इकोनॉमिक एंड सोशल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको अप्लाई करो। उसके बाद आते हैं हमारे जॉन सैलमन। कोई भी सलमान भाई मत लिख के आ जाना अपने पेपर में, इट इज जॉन सैलमन। सर जॉन सैलमन क्या कहते हैं? जॉन सैलमन का कहना है लॉ शुड प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल। लॉ क्या करना चाहिए? जस्टिस प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को। तो जॉन सैलमन का कहना बस बड़ा ही सिंपल था, पर उनकी एक लाइन में ही बहुत गहराइयां छुपी थी। जैसे तुम्हारे साथ होता होगा, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बस ऐसे आंख दिखा देते होंगे। उनकी आंख दिखाना, ऐसे आंखें बड़ी करना, अपने आप में हजारों शब्दों के बराबर होती होगी। या जैसे मेरे घर में होता था कि मेरे फादर साहब अगर ऐसे मुड़ के उनने देख लिया, मैं वहीं गीला हो जाता था, मेरा पूरा पसीना निकल जाता था, क्योंकि उनका सिर्फ ऐसा घूम के देखना वाज मोर देन सफिशिएंट। और अगर कभी पापा के ऊपर मम्मी ने क्या ऐसे करके बोल दिया तो पापा पसीने पसीने हो जाते थे, क्योंकि मम्मी की क्या में बहुत सारी बातें छुपी हुई थी। तो भाई वैसे ही जॉन सैलमंड की एक लाइन में पूरा का पूरा ब्रह्मांड का सार छुपा हुआ है। उनने कहा कि लॉ शुड प्रोवाइड जस्टिस टू पीपल। उसके बाद आए हमारे हांस केल्सन। हांस केल्सन की जो थ्योरी थी दैट वाज ऑफ ग्रंड नॉर्म। सर किससे रिलेटेड थी? ग्रंड नॉर्म। ओए ओए, गलत नहीं सोचना है, ग्रंड नॉर्म एक ही शब्द है। तो भाई ग्रंड नॉर्म के हिसाब से आपका ये हांस केल्सन चलता था। और लास्ट आता है रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड क्या कहता है? वेटेज मस्ट बी गिवन टू इंडिविजुअल एंड पब्लिक सोशल इंटरेस्ट। क्या होना चाहिए? आपको इंडिविजुअल और सोशल इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करके चलाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इंडिविजुअल की जान ही ले लो, इंडिविजुअल की बैंड ही बजा दो। जैसे हमारे
अब यानी मेरे को पक्का पता है कि आप लोगों ने कभी ना कभी ये डायलॉग सुना ही होगा या बोला ही होगा कि आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि हमारी समाज में क्या नाक रह जाएगी। भाई, समाज को दिखाने के लिए हम अपनी बलि थोड़ी ना चढ़ा सकते हैं। ये कौन कहता था? रॉस्को पाउंड। रॉस्को पाउंड का कहना बड़ा ही सिंपल था कि भाई, हम लोग कभी भी सोसाइटी के नाम पे इंडिविजुअल राइट्स को खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ सोसाइटी कहती है कि एससी एसटी क्लास वालों को दूर निकालो, तो क्या हम दूर निकाल दें? उनको ह्यूमन्स की तरह ट्रीट ही ना करें? बिल्कुल गलत बात है। वी शुड ट्रीट देम एज़ ह्यूमन्स। भाई, सोसाइटी कहती है कि कोई व्यक्ति अगर हैंडीकैप है तो भगाओ उसको, कोई ज़रूरत नहीं है, हटाओ। तो क्या हटा दें क्या? नहीं, हमें उनको भी इक्वल राइट्स देना चाहिए, उनके लिए भी हमें खड़ा होना चाहिए, उनके लिए भी लड़ना चाहिए। ये किसने कहा था? रॉस्को पाउंड ने कहा था। अब सर याद कैसे करें? इतने सारे थिंकर्स, उतना सारा कॉन्सेप्ट याद कैसे करें? पहले तो ये याद रख लेना कि भैया 5 थिंकर सॉरी 6 थिंकर्स हैं। कि पहली चीज़ क्या याद रखोगे? 6 थिंकर्स हैं, जिसके अंदर 2 लोगों की थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। एक है आपके रॉस्को पाउंड और दूसरे है एचएलए हार्ट। रॉस्को पाउंड ने कहा था इंडिविजुअल और सोसाइटी को बैलेंस करो, जबकि एचएलए हार्ट ने कहा था कि हमें कॉपी नहीं करना चाहिए, हमें दिल से लॉ बनाना चाहिए। ठीक है? अब इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। थोड़ा-सा अजीब हो सकता है, मेरे को माफ़ करना अगर किसी को भी अजीब लगे तो, पर याद करने में बिल्कुल मेरे को जितने भी बच्चों को साथ मैंने ट्राई किया, उनको बहुत जल्दी से याद हुआ है। ठीक है? तो भई जेरेमी का नाम ना साउंड करता है एकदम, ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखवाया भी था। जेरेमी का नाम साउंड करता है एकदम जॉनी भैया। जॉनी जॉनी यस पापा। ओहो! देखो, देखो, देखो कैसे हँस रहे हैं। तो एक बड़े ही फ़ेमस एक्टर है जॉनी करके, तो भई जेरेमी बेंथम का नाम ना एकदम जॉनी की तरह साउंड करता है और जॉनी भैया क्या कहते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हैप्पीनेस दो। तो भाई जेरेमी बेंथम का कहना भी क्या था? जेरेमी बेंथम का भी यही कहना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप हैप्पीनेस प्रोवाइड कर पाओ, ये जेरेमी बेंथम का कहना था। उसके बाद आए जॉन ऑस्टिन। भाई जॉन ऑस्टिन नाम ही ऐसा लगता है किसी अंग्रेज का नाम है, किसी ब्रिटिशर का नाम है और वो आपको कमांड देगा कि 2 गुना लगाम देने पड़ेंगे, 2 गुना लगाम देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो मारेंगे मारेंगे, इसको मारो ऐसे करके साउंड करता है। तो भाई जॉन ऑस्टिन क्या बात कर रहा है? जॉन ऑस्टिन कहता है इधर ओए ओए ओए, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, उधर फोन क्या चला रहा है यार, इधर ध्यान दे। सर जॉन ऑस्टिन क्या कहता है? जॉन ऑस्टिन कहता है लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन। भाई ये अंग्रेजों का काम ना सिर्फ एक ही है, लोगों को कमांड दो, लोगों को अपना गुलाम बनाओ, उनसे काम करवाओ। जॉन ऑस्टिन का भी मानना ये था कि बस आप तो उनके ऊपर हुक्म चलाओ, उनको काम करवाओ, बाकी जॉन ऑस्टिन कुछ भी नहीं देखते थे। तो जॉन ऑस्टिन का नाम साउंड्स लाइक अ अंग्रेज जो कि आपके ऊपर हुकूमत जमाना चाहता है और इसलिए वो आपको कमांड दे रहा है। ठीक है? अगला आता है प्रोफेसर एचएलए हार्ट। सर हार्ट, दिल। अच्छा, ये एचएलए हार्ट के इसमें ना बच्चे स्पेलिंग बड़ी गलत करते हैं। इट इज़ एच-ए-आर-टी। हार्ट मत लिख के आ जाना। ये एच-ई-ए-आर-टी वाला हार्ट नहीं है। एच-ए-आर-टी वाला हार्ट है। तो भाई एचएलए हार्ट साहब क्या कहते थे? वो कहते थे दिल से कानून बनाओ, दूसरे का मत कॉपी करो। दिल से, अपने दिल से, अपनी सर्कमस्टेंसेस देख के, अपने सोसाइटी का इकोनॉमिक और सोशल वेलफेयर देख के कानून बनाओ, कभी भी दूसरे का कॉपी मत करो। तो एचएलए हार्ट क्या कहेंगे? दिल से कानून बनाओ। अगला आता है हमारे पास बच्चों जॉन सेलमन। सेलमन भैया क्या कह रहे हैं? सलमान खान से बड़ा इनका नाम सिमिलर है। सलमान खान के केस में तो शायद से जस्टिस नहीं मिला था। शायद से सलमान खान साहब को सज़ा होनी चाहिए थी, उनको बेल पे नहीं छोड़ना चाहिए था, जो भी होना चाहिए था, पर जस्टिस उस केस में नहीं हुआ था। तो भाई यहाँ पे जॉन सैलमंड क्या कहते हैं कि सलमान के केस में जस्टिस नहीं मिला, पर मैं जस्टिस दिलाऊँगा। सलमान भाई कहते हैं यहाँ पे, जॉन सैलमंड भाई कहते हैं, मैं जस्टिस दिलाऊँगा। मैं क्या दिलाऊँगा? जस्टिस दिलाऊँगा। ओह माय गॉड! उसके बाद आते हैं सर हमारे पास क्या? उसके बाद आते हैं हमारे पास हांस केल्सन। सर केल्सन, केल्सन का नाम ना एकदम केरोसिन ऑयल की तरह लगता है कि सर केरोसिन ऑयल है क्या ये?
भाई तू क्या जला देगा क्या? मिट्टी का तेल है क्या तू? केरोसिन ऑयल, नालायक आदमी। हेंस केल्सन, भाई हेंस केल्सन का यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं क्या कि तू मिट्टी का तेल है। तू शुरुआत ही ग्राउंड से होता है, तो तेरा नाम क्या है? ग्रैंड नॉम। तूने काय की थ्योरी दी होगी? ग्रैंड नॉम की थ्योरी दी होगी। और लास्ट आता है हमारे पास रॉस्को पाउंड। पाउंड ना एक वेट करने का तरीका होता है, तुम्हें पता है? जैसे तुम्हारा किलो होता है वैसे ही पाउंड होता है। तो इसने क्या बोला कि भाई इक्वल वेटेज मस्ट बी गिवन टू इंडिविजुअल एंड पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट। तो भाई रॉस्को पाउंड का कहना क्या था कि वेटेज मस्ट बी गिवन टू इंडिविजुअल एंड पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट, इनको भी देना चाहिए। क्या इतना सभी को समझ आया? एक बार मेरे को बताओ, सभी लोग साथ में हैं? अच्छा, जो लोग मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे को ये बोला गया था कि कुछ क्लास में ऐसे भी बच्चे होंगे जो पहली बार मेरे से पढ़ रहे होंगे। तो भाई मेरे को एक चीज बता दो, सब लोग मेरे साथ में हो ना? वेरी इंपॉर्टेंट, तुम मेरे साथ में हो या मेरा साथ छोड़ चुके हो? जल्दी से। ग्रैंड नॉर्म हम एग्जैक्ट मतलब डिस्कस करेंगे, मत टेंशन ले। अभी हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं, एकदम शॉर्ट में। उसके बाद अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे, टेंशन नको भाई। अपन सब अच्छे से ही पढ़ के जाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर मेरा क्लास का जितना भी बच्चा है, भले वो यूट्यूब पे देखे, भले ही वो मेरे फिजिकल क्लास अटेंड करे या ऑनलाइन अटेंड करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट, मेरा बस एक ही कहना है, मेरे को तुम गिफ्ट में, अभी 5th ऑफ सितंबर अभी गया है, मेरे को तुम गिफ्ट में अपना रिजल्ट दे दो, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और जो दो ग्रुप साथ में दे रहे हैं, दोनों ग्रुप, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 साथ में दे रहे हैं, मेरे को नहीं पता। तुम अपनी जेब से निकालो, जल्दी से निकालो। ये जो जेब में रखा है ना तुम्हारी, क्या रखा है? रैंक, रैंक रखी है ना, ये रैंक, ये 1 2 3 4, ये जो रैंक रखी है ना, ये रैंक निकाल के मेरे को दे दो। बस मेरी ये उम्मीद है, इसके आगे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो। आई होप सभी लोग मेरे साथ में होंगे। थोड़ा सा यार अपन पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रखते, थोड़ा चिल आउट, इतना ज्यादा मेहनत अपन को, यानी मेहनत करनी है पर एकदम टेंशन लेके नहीं करना है। तो आई होप सभी को ये 6 याद हुए होंगे। जेरेमी बेंथम, जेरेमी का नाम साउंड करते हैं, अच्छा मेरे साथ बोलना तो सही जरा। जेरेमी का नाम साउंड करते हैं जॉन, जॉनी पापा जैसा, डैडी जॉनी जैसा। यानी ये क्या देगा? मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। क्या बात है। उसके बाद आ रहे जॉन ऑस्टिन, इसका तो नाम ही अंग्रेज साउंड करता है, और अंग्रेज लोग क्या देते हैं? कमांड। तो इसकी थ्योरी क्या होगी? दैट लॉ इज अ कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। ओ माय गॉड, क्या बात है, बच्चों को तो याद हो रहा है। सर तीसरा हमने पढ़ा था प्रोफेसर एच एल ए हार्ट, ये कहते हैं दिल से कानून बनाओ, अपने सोसाइटी को देख के, अपने सर्कमस्टांसेस को देख के कानून बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट। सर फोर्थ हमने पढ़ा था, ये भी याद है सर? सर आपने वो बताया था ना केरोसिन ऑयल, हाँ जॉन केल्टन। सर केल्टन ने केरोसिन ऑयल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? ग्राउंड, ग्राउंड यानी मिट्टी का तेल कहते हैं सर। तो इसकी थ्योरी का नाम क्या था? ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी इन्होंने दिया था। उसके बाद आया सर हमारे पास रॉस्को पाउंड। सर रॉस्को पाउंड ने हमें क्या बताया? पाउंड ना सर एक वेटेज करने का तरीका होता है, वेट करने का तरीका होता है। तो इसने कहा था इक्वल वेटेज मस्ट बी गिवन टू इंडिविजुअल, पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट। और सर एक लास्ट हमने पढ़ा था, सर कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी, सैलमोन भाई, कैसे भूल सकते हैं? तो भाई सैलमोन भाई की जगह कौन आता है हमारा? जॉन सेलमन, नहीं, जॉन सेलमन नाम था इनका, क्या नाम था? हाँ, वो हांस केल्सन था, मैंने सॉरी नाम गलत कर दिया। जॉन सैलमन, जॉन सैलमन ने हमें क्या बोला? जॉन सैलमन ने कहा कि सलमान भाई के केस में तो शायद से मेरे पे डिफेमेशन ना लग जाए, इसलिए मैं शायद शायद बोलता हूँ। तुम समझ ही रहे होंगे, तुम सीएस बनने वाले हो। तो भाई शायद से उनके केस में जस्टिस नहीं हुआ था, पर जॉन सैलमन कहते हैं कि मैं जस्टिस कराऊंगा, यानी कि मैं लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, मेरे को लगता है इतना याद हुआ होगा। आओ अपन अब आगे थोड़ा सा देखते हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगेन इंपॉर्टेंट, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है। मेरे को चीजें याद है, मैं पास भी कर चुका हूँ, रैंक भी ला चुका हूँ। तुम्हारा पास होना, रैंक लाना जरूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, प्लीज मुंह खोलना और बोलना। ठीक है, चलो। और साथ ही साथ में जब भी मैं याद करने को बोल रहा हूँ, तो उसको आपको याद भी करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज बता दीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने खुद से प्रिपेयर किए होंगे तो वो तो आपके पास होंगे ही होंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखते हैं यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं। जेरेमी बेंथम गेव द प्रिंसिपल ऑफ बेनेवलेंस।
बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? सबकी खुशी, ठीक है सर? व्हिच मीन्स दैट लॉ शुड बी मेड इन सच अ वे दैट इट गिव्स मैक्सिमम बेनिफिट टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। सर लॉ ऐसा होना चाहिए कि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले। द लॉ शुड रिड्यूस पेन एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ प्लेजर। ओए होए सर, आप ना पेन रिड्यूस करो और प्लेजर इंक्रीज करो, ऐसा मैं नहीं कह रहा। हाँ हाँ हाँ, मेरा कहना नहीं है, ये आपके जेरेमी बेंथम का कहना है। एंड सुनो मेरी बात, ओए ओए ओए, इधर सुनो। ये लैंग्वेज भी मेरी नहीं है, ये आपकी किताब की लैंग्वेज है। आपकी किताब कहती है इस लैंग्वेज में, मैंने वही लैंग्वेज लिखवाई है ताकि आप वही लिख के आओ अपने एग्जाम में भी, ठीक है? और जेआईजीएल के पेपर में तो आपकी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बेंथम, या अकॉर्डिंग टू बेंथम होना था, मैं काट देता हूँ, सॉरी। अकॉर्डिंग टू बेंथम, law is made by the sovereign as per the will of people to govern all the people who reside in that sovereign state, including those people who did not accept the law। तब बेंथम भी क्या कहते थे? लॉ कौन बनाता है? सॉवरेन, जो भी आपके देश का सुप्रीम पावर है, वो आपका कानून बनाएगा। बेंथम का कहना था कि सर कानून दो ही तरीके के हो सकते हैं, एक होता है डायरेक्टिव और दूसरा होता है सैंक्शनल। सर डायरेक्टिव का मतलब क्या होगा? कि आप लोगों को डायरेक्शन दे रहे हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको शादी करनी चाहिए, और हिंदू रिवाज, अगर आप हिंदू है तो हिंदू रिवाज से शादी करना चाहिए। ये एक डायरेक्टिव लॉ हो गया। पर सर सैंक्शनल लॉ क्या मतलब क्या होता है? अगर तुमने किसी का मर्डर किया तो तुम्हें 10 साल की सजा होगी। अगर तुमने किसी का पॉकेट मारा, चोरी किया, तो तुम्हें 10 साल की, 4 साल की, 6 साल की, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ऑफेंस जो आपने किया है, आपको सजा होगी। ये होता है सैंक्शनल। सैंक्शनल लॉ का मतलब होता है ऐसे लॉ जिसके ना करने या करने पे आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएगी, आपके ऊपर पनिशमेंट लगाई जाएगी, उसको हम सैंक्शनल लॉ कहते हैं। तो बेंथम का कहना था कि सर कानून दो ही तरीके के होते हैं, पहला होता है डायरेक्टिव और दूसरा होता है आपका सैंक्शनल, ठीक है सर? ये हम लोग ध्यान रखेंगे। बेंथम की जो पॉलिसी थी उसको क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया गया था। ये बोला गया था सर कि बेंथम ने कस्टम्स को, तो सोसाइटी के अंदर जो अलग अलग कस्टम्स है उसको तो ध्यान में रखा ही नहीं। बच्चों, आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो एक तरीके के कस्टम्स हैं। कस्टम्स यानी सोसाइटी में एक्सेप्टेड नॉर्म्स या फिर प्रैक्टिसेस हैं, जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर एज सच कोई पेनल्टी नहीं लगती, पर आपको फॉलो करने के लिए बोला जाता है। सर एग्जाम्पल, आप सड़क पे नंगे नहीं घूमेंगे, ये एक सोसाइटी का नॉर्म है। आप गरीब हैं, कोई बात नहीं, एक चड्डी खरीद के पहन लीजिए, पर आप नंगे नहीं घूमेंगे। ये हमारे सोसाइटी का एक बहुत सिंपल सा नॉर्म है। आप कभी भी किसी को गाली गलौज नहीं देंगे, ये हमारे सोसाइटी का एक नॉर्म है। आप मंदिर में जब भी जाएंगे तो चप्पल उतार के जाएंगे, चप्पल बाहर उतार के जाएंगे। कोई कानून नहीं कहता कि आपको चप्पल बाहर उतारनी पड़ेगी तभी आप मंदिर के अंदर जा सकते हो, कोई देश का कानून नहीं कहता, पर तब भी आप ऐसा करते हो। अगर बहुत सारे हमारे देश में इस तरीके के कस्टम्स होते हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर यानी सोसाइटी में ऑब्जेक्शन लिए जाते हैं। सर मैसेज कौन सी आईडी पे सेंड करना है? ये जो निकुंज सर चैट करके आ रहा होगा ना उस पे, आईपैड पे मत भेजिए। आगे क्या कह रहे हैं सर? सर थ्योरी कोई भी तरीके का क्राइटेरिया ही नहीं बताती कि हम प्लेजर और पेन को किस तरीके से मेजर करें। सर एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। बच्चे को वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर कोई छोटा बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, उसको वैक्सीनेशन लगाना, इंजेक्शन जो होता है वो लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सर अब अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे कि भाई मैं तेरे को वैक्सीनेशन लगाऊं क्या, और वो कह रहा है सर मेरे को इसमें दर्द होगा यानी मेरे को पेन आएगा, तो मत लगाओ मत लगाओ, सर मत करो। सर ये तो गलत हो जाएगा। भले ही उस एक्शन से उसको प्लेजर नहीं मिल रहा, पर वो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसके ऊपर वैक्सीनेशन, उसको वैक्सीनेशन नहीं लगाया जाएगा तो उसको दिक्कत जाएगी, वो कभी भी बच्चे को कोई भी बीमारी हो सकती है। तो जेरेमी बेंथम इस बात को ध्यान रखते ही नहीं है, और उनने कोई क्राइटेरिया ही नहीं बताया कि कैसे हम लोग प्लेजर या फिर पेन को मेजर करें। कब हम कहेंगे कि किसी को प्लेजर हो रहा है, कब हम कहेंगे किसी को पेन हो रहा है, हम बोलेंगे कब, वो आपने डिफाइन ही नहीं किया। और इसके कारण से ये भी एक ग्राउंड इनका क्रिटिसिज्म का बना।
अगला, बेंथम फेल्स टू एक्सेप्ट दैट लॉ कैन बी डिफरेंट फ्रॉम डायरेक्शन एंड सैंक्शनल। सर, लॉ अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टिव एंड सैंक्शनल और भी तरीके का हो सकता है। सर, प्रोटेक्टिव जैसे कि प्रोटेक्टिव लॉ भी हो सकता है, किसी को प्रोटेक्शन देने की बात कर सकता है कोई लॉ, या फिर बेनिफिशियल लॉ भी हो सकता है। सब बेनिफिशियल लॉ का मतलब क्या होता है? बेनिफिशियल लॉ का मतलब होगा जैसे कि भाई लोगों को अनाज मिलेगा, लोगों को फ्री में राशन मिलेगा। ये एक डायरेक्शनल लॉ, बेनिफिशियल लॉ है, ये डायरेक्शनल लॉ नहीं है। तो इन तरीके के लॉज को बेंथम ने कभी भी नजरअंदाज किया, कभी भी ध्यान नहीं दिया। बेंथम के हिसाब से सिर्फ दो ही तरीके के कानून एग्जिस्ट कर सकते थे, एक था डायरेक्टिव और दूसरा था सैंक्शनल। जो ये बाकी तरीके के लॉ है जैसे प्रोटेक्शन लॉ या फिर बेनिफिशियल लॉ, इनके बारे में कभी ध्यान ही नहीं दिया। ठीक है, तो भाई इस तरीके की आपको जब भी आपको अगर क्वेश्चन आता है तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट गिवन बाय जेरेमी बेंथम, तो आपको बेंथम की पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करनी है और साथ ही साथ में क्रिटिसिज्म भी एक्सप्लेन करना है। प्लीज क्रिटिसिज्म छोड़ के मत आना, क्रिटिसिज्म के मार्क्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। जॉन ऑस्टिन भैया का क्या कहना था? जॉन ऑस्टिन का कहना था दैट लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सॉवरेन एंड दे आर बैक्ड बाय सैंक्शन। कि भाई लॉ कौन देगा? सॉवरेन देगा, और हर लॉ के पीछे कोई ना कोई तरीके का पनिशमेंट या फिर सैंक्शन जुड़ा हुआ होगा। ठीक है सर, इनका जो मोटो है एंड क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, इनमें लिंकेज क्या है? मतलब भाई क्रिटिसिज्म ना अलग अलग थ्योरिस्ट करते हैं कि आपने इन बातों का तो ध्यान ही नहीं किया, इन बातों पे तो ध्यान ही नहीं दिया, तो उस तरीके से क्रिटिसिज्म कैन बी डिफरेंट फ्रॉम योर थ्योरी एज वेल। जैसे हम आगे देखेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। भाई यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं? जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं लॉ इज अ कमांड गिवन बाय सॉवरेन एंड दे आर बैक्ड बाय सैंक्शन। Command is the direction given by one person to another regarding the action to be performed or not to be performed. Obvious सी बात है, कमांड का मतलब क्या होता है? जो आपको बोला जाता है करने को या फिर ना करने को। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कमांड देते होंगे, बहुत कम होता होगा कि आपके पेरेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करें, आपको कमांड ही देते होंगे। चुपचाप से क्लास में बैठ जा, चुपचाप से खाना खाने आ जा, चुपचाप से फोन बाजू में रख दे, बातें मत कर, मुंह चलाएगा, ये क्या है? आपके कमांड है। ठीक है, जबकि सॉवरेन कौन कहलाता है? सॉवरेन इज द पॉलिटिकल हेड। आपके देश का जो भी पॉलिटिकल हेड होगा, जिसके पास देश में कानून लगाने के लिए, देश में कानून एप्लीकेबल करने के लिए पावर्स हैं, उसको हम लोग सॉवरेन कहते हैं। सर, इनका क्रिटिसिज्म क्या है? सर, सबसे पहली चीज तो ऑस्टिन ने सॉवरेन की बहुत ही ज्यादा वेग डेफिनेशन दी। वेग का मतलब क्या होता है? कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए एक्चुअली में सॉवरेन है क्या। सर, एक एग्जांपल देके बताओ, हमें समझ नहीं आया। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान। अब आप अफगानिस्तान का केस जानते होंगे कि अभी रिसेंट में वहां पे तालिबान का रूल आया। अब भाई ये चलो अफगानिस्तान भी पुराना हो गया, अभी और रिसेंट ले लेते हैं, इनका तो चलता ही रहता है। अपने आजू बाजू के देश वाले जो है, बांग्लादेश। भाई अब बांग्लादेश में एकदम से शेख हसीना को देश के बाहर निकाल दिया और एकदम से नए जो उनके प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर, वो आ गए। अब सर ऐसे में डाउट उठता है कि एक्चुअली में सॉवरेन है कौन? क्या शेख हसीना जिनको बाहर निकाल दिया गया वो सॉवरेन थी, या फिर जो अभी नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सॉवरेन है? साथ ही साथ में सर, जो शेख हसीना ने कानून बनाए होंगे, क्या वो वैलिड है या अब वो इनवैलिड हो चुके हैं? या सर, जो ये नई सरकार कानून बनाएगी वो वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे? ऑस्टिन इन बातों को कभी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। ऑस्टिन का कहना था बस एक देश इंडिपेंडेंट होता है, वो सॉवरेन होता है। पर भाई देश भी तो बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उसके कई साल बाद गोवा हमारे देश में जुड़ा, उसके कई साल बाद सिक्किम हमारे देश में जुड़ा, कश्मीर तो अभी भी पूरा हमारे देश के कंट्रोल में नहीं है। तो सर देश भी तो बदलता रहता है। तो आप कैसे कहोगे कि सॉवरेन क्या होता है, देश क्या होता है? कभी एक्सप्लेन कर ही नहीं पाया ऑस्टिन इस बात को। अगली चीज, ऑस्टिन डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट लॉ कैन बी मेड बाय कोर्ट एंड जजेस एज वेल। ऑस्टिन को लगता था कि लॉ हमेशा सॉवरेन ही बनाएगा, पर सर आज की डेट में लॉ कोई कोर्ट भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे लॉ बनाए हैं जो कि कभी भी हमारे देश के पार्लियामेंट ने नहीं बनाए। फॉर एग्जाम्पल,
आप पब्लिकली स्मोकिंग नहीं कर सकते। ये कोई भी हमारे देश के कानून में नहीं लिखा है। आप जानते हो ये बात? परंतु तब भी अगर आप कहीं पब्लिकली स्मोकिंग करते हुए मिल जाते हो ना, तो पुलिस आपका चालान काट सकती है, पुलिस आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू आया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार कार्ड आपका होता है, उसको वैलिडिटी दी थी। जो हमारे पार्लियामेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रिस्पेक्ट में कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको तक स्ट्रक डाउन कर दिया था और उसको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इनफैक्ट हमारे देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पे तो ये तक कहने का यानी देयर इज दिस रूमर कि भाई इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को जब चैलेंज किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट उनको प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से भी हटाने वाला था। तो सर ऐसा नहीं है कि लॉ हमेशा कोई सॉवरेन ही बना सकता है, कोर्ट भी बना सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल हेड ही आपका कानून बनाए, आपके देश के जो जुडिशरी है वो भी कानून बना सकते हैं। एंड ऑस्टिन ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा ऑस्टिन इंटरनेशनल लॉ को भी रिकॉग्नाइज नहीं करते। अब प्रथम आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर होता है कि ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ की कोई बात ही नहीं की और यही उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया। उसी तरीके से आपके बेंथम साहब ने कस्टम्स की कोई बात ही नहीं की और इसी कारण से वो उनका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म बन गया। सर इंटरनेशनल लॉ की बात जो ये ऑस्टिन कहता है कि लॉ सिर्फ और सिर्फ आपके जो देश का हेड है वही बना सकता है। इंटरनेशनल लॉ जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज बहुत सारे जो हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन है, आर्बिट्रेशन पूरा का पूरा इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ही चलता है। आपने सुना होगा न्यूयॉर्क कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, दुनिया भर के कन्वेंशन है, उसके हिसाब से चलता है। तो भाई इसको भी ध्यान नहीं दिया। देयर आर वेरियस लॉ विच ग्रांट राइट टू पीपल एंड आर नॉट कमांड्स। सर बहुत सारे हमारे देश के कानून हैं जो कि कमांड नहीं है, बस वो लोगों को अधिकार प्रोवाइड करते हैं। ऑस्टिन साहब ने इस बात पे भी ध्यान नहीं दिया। अगले आते हैं हमारे जॉन सेलमंड। जॉन सेलमंड जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने कहा कि लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करो। क्या प्रोवाइड करो? जस्टिस प्रोवाइड करो। परंतु यहाँ पे इन्होंने कहा था कि लॉ बनाने का फाइनल जो एम है वो क्या है? जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों के साथ न्याय हो सके। क्या हो सके? जस्टिस का मतलब क्या होता है? न्याय। एंड इफ रिक्वायर्ड प्रोपोर्शनेट फोर्स कैन ऑल्सो बी यूज टू सर्व जस्टिस। और जहां जरूरत हो वहां पे आप फोर्स, सैंक्शन, पनिशमेंट इनका भी इस्तेमाल कर सकते हो जस्टिस सर्व करने के वास्ते। क्या कह रहे हैं आप बच्चों? सर सॉवरेन मतलब प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर होता है क्या? बच्चों प्रथम आज भी इस चीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता कि सॉवरेन का मतलब क्या है। यानी मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, पर कहीं पे भी ये चीज डिफाइन नहीं है कि सॉवरेन का मतलब हम क्या बोलेंगे। सॉवरेन को बस इस बेसिस पे माना जाता है कि एक लिमिटेड कंडीशन में जो भी सुप्रीम पावर होगी ना, उसको हम सॉवरेन मान लेंगे। जैसे सर हमारे देश में सॉवरेन कौन है? हमारे देश में पूरा का पूरा जो हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर वो सॉवरेन है। और जब हम लोग नहीं, मोदी जी सॉवरेन नहीं है, स्टेट हमारे देश में सॉवरेन है। अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 12, तो आपको पता चलेगा कि हमारा देश का सॉवरेन की डेफिनेशन हमारे देश में स्टेट को बोला गया है। और स्टेट का मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ इंडिया। अब सर यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया को भी डिफाइन किया गया है आर्टिकल 1 के अंदर एज भारत। और भारत को क्या डिफाइन किया गया है? भारत मीन कोलैबोरेशन ऑफ स्टेट्स। अलग अलग जो भी हमारे स्टेट्स है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, वो हमारे यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो हमारे देश में भी सॉवरेन देश को माना गया है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। और आपने सीसीट में मेरे से पढ़ा ही होगा कि हमारे देश में 3 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो हमने तीनों को कंबाइन करके सॉवरेन की डेफिनेशन बनाई है। पर अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर हम किसी पर्टिकुलर पोजीशन को सॉवरेन बोल सकते हैं क्या? तो हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। पर अगर आप दूसरे देशों में चले जाएंगे जहां पे किंग राज करते हैं, किंग्स हैं, क्वींस है, वहां पे वो किंग या फिर वो क्वीन सॉवरेन बन जाता है। सर एक एग्जांपल दो, हर चीज का कॉन्सेप्चुअल जवाब दूंगा मैं तुम्हें। ब्रुनई, अभी हमारे प्रधानमंत्री ब्रुनई गए थे, मेरे की स्पेलिंग गलत हो सकती है, एक बार देख लेना। ब्रुनई गए थे, ब्रुनई के किंग है, वो सॉवरेन कहलाते हैं। जैसे ही उनका किंग हट जाएगा ना, जैसे ही किंग हट जाएगा, पूरा का पूरा देश खत्म हो जाएगा।
तो भाई वहां के किंग सॉवरेन है। तो इस तरीके से सॉवरेन की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए, जॉन ऑस्टिन साहब ने क्या कहा कि भाई हमें न्याय सर्व करना है, हमें लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करनी है, और अगर उसके लिए थोड़ा सा फोर्स इस्तेमाल करना भी पड़े तो कर लो, कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। इनकी बहुत ज्यादा आलोचना की गई, बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, क्योंकि सबसे पहली चीज तो ये जस्टिस डिफाइन करना ही भूल गए। इनने बताया ही नहीं कि जस्टिस का मतलब क्या होता है। इन्होंने कहा जस्टिस दिलवाओ। हमने कहा जस्टिस का मतलब, कहते कठिन क्वेश्चन नहीं, जस्टिस दिलवाओ। जैसे सलमान खान की मूवीज में होता है कि गाड़ियां उड़ रही है, प्लेनों में से कूद रहे हैं, पानी में आपकी गाड़ियां चल रही हैं, वैसे इनकी जिंदगी में इन्होंने कहा जस्टिस। सर, देखा तो एक ख्वाब, तू नजर आया, जस्टिस, जस्टिस, जस्टिस। जस्टिस डिफाइन ही नहीं किया। अब आप सोचिए कि किसी, अभी जैसे कोलकाता में एक बहुत ही ज्यादा घिनौना अपराध हुआ, रेप का, और रेप भी बहुत ही घिनौने तरीके से, यानी रेप हमेशा ही घिनौना होता है, बहुत ही क्रूअल होता है, पर ये तो बहुत ह्यूमैनिटी की ही आपने कद्र छोड़ दी। तो सर, ऐसे में जस्टिस क्या होगा? क्या उस आदमी को प्रॉपर ट्रायल लेके, यानी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू फांसी तक ले जाना, या फिर उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर देना? जस्टिस क्या है? अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे, अगर वो बच्ची के साथ जो हुआ अगर उसके पेरेंट्स से पूछेंगे, तो बोलेंगे कि सर इसको तड़पा तड़पा के मारो। पर हमारा जस्टिस सिस्टम कहेगा कि नहीं, ये गलत है, आपको उसको प्रॉपर तरीके का मैकेनिज्म देना चाहिए। तो सर, जस्टिस को आपने डिफाइन ही नहीं किया कि आपके हिसाब से जस्टिस क्या होगा। आगे, ही बिलीव दैट द एंड इज टू अचीव जस्टिस एंड द मेथड टू अचीव डज नॉट मैटर। सर, इनका मानना था कि एंड जस्टिस होना चाहिए, फिर आप कैसे अचीव कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। आप लोगों को मार के जस्टिस ले रहे हो या अच्छे तरीके से ले रहे हो, डज नॉट मैटर। आप पूरे के पूरे देश को जला दे रहे हो या सही तरीके से कर रहे हो, डज नॉट मैटर। इन्होंने कहा था हमारा तो एम जस्टिस है, रास्ता क्या होगा उसका वो उन्होंने बताया ही नहीं। आप में से कितने लोगों ने आरआरआर मूवी देखी है? आप में आपने देखी है आरआरआर? बड़ी ही फेमस मूवी थी ये आरआरआर। अगर कभी टाइम मिले एग्जाम के बाद तो मूवी देखना। दैट मूवी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉन सैलमंड। जॉन सैलमंड की थ्योरी पे ही बेस्ड है वो पूरी की पूरी मूवी, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि दो लोगों का तरीका ऑफ अचीविंग जस्टिस कैन बी डिफरेंट। जो उसके अंदर रामचरण होते हैं, वो कहते हैं मैं लोगों को मार के, हत्या करके जस्टिस अचीव करूंगा, जबकि वो जो दूसरे होते हैं, मेरे ख्याल से चिरंजीवी नहीं, एनटीआर जूनियर, वो कहते हैं कि नहीं, हमें लोगों का साथ लेके उनकी मदद करके हमें जस्टिस अचीव करना चाहिए। फाइनली वो साथ में आ जाते हैं और फिर मिर्च मसाला आ जाता है। पर द पॉइंट इज कि वो पूरा का पूरा जॉन सेलमेंट का कॉन्सेप्ट है, कि वो जॉन सेलमेंट ये बता ही नहीं पाए थे कि जस्टिस अचीव करने का तरीका क्या हो सकता है। और लास्ट है कि उनकी थ्योरी में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शन थे, वो प्रॉपरली अपनी थ्योरी को कभी जस्टिफाई कर ही नहीं पाए। आगे आता है हमारे पास रॉस्को पाउंड। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट भी लिखा है। रॉस्को पाउंड ने क्या कहा था, याद करो, पाउंड है वेटेज। वेटेज यानी हमें पर्सनल इंटरेस्ट और जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करके चलना है। इन्होंने क्या कहा था, ही गेव द थ्योरी ऑफ मिनिमम फ्रिक्शन, कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच में कम से कम तकरार या फिर दिक्कतें होनी चाहिए। एंड वेज टू मेक एफिशिएंट सोसाइटी, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप एफिशिएंट सोसाइटी बनाओ। पाउंड बिलीव दैट इन एवरी सोसाइटी देयर आर थ्री काइंड ऑफ इंटरेस्ट। इनका मानना था कि भाई तीन तरीके के इंटरेस्ट होते हैं। पहला होता है आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरा होता है आपका सोशल इंटरेस्ट। सर, इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपका अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट हो। आज मेरा ये इंटरेस्ट है कि यार मैं जिस लड़की से चाहता हूं मैं उस लड़की से प्यार करूं, ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। मैं जब अपना मोबाइल चला रहा हूं तो कोई मेरी दखल अंदाजी प्राइवेसी के अंदर ना दे। जैसे मैं मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ तो बहुत लोग होते हैं वैसे मोबाइल में ताकते रहते हैं। अब मैं किसी से प्यार भरी बातें कर रहा हूँ, वो ऐसे ताक के, भाई सब गलत लिख रहे हो, दो हार्ट की जगह तीन हार्ट लगाओ, तभी मैडम इंप्रेस होगी, ऐसी बातें करते हैं। तो भाई वो क्या कर रहा है, वो मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ हार्म कर रहा है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। इट मींस इंटरेस्ट ऑफ एवरी सिंगल इंडिविजुअल, लाइक फ्रीडम ऑफ विल, ऑनर, फिजिकल सेफ्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके विल के खिलाफ, आपकी इच्छा के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए। ये क्या होता है, आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है?
पब्लिक इंटरेस्ट होता है, इट मीन्स इंटरेस्ट ऑफ एवरी पर्सन फ्रॉम पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ व्यू, लाइक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एज ज्यूरिस्टिक पर्सन, गार्जियन ऑफ द सोशल इंटरेस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सर मतलब क्या? पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब होता है जब आप पब्लिकली किसी इंटरेस्ट को देखते हो। सर मतलब नहीं समझ आया। जब आप पॉलिटिकल यानी कि पब्लिक की नजर से किसी एक सिंगल व्यक्ति को देखते हो, उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट के नजर से देखते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं। सर अभी भी नहीं समझ आया, प्लीज एक बार ठीक से वापस से समझाओ। पब्लिक इंटरेस्ट आप ऐसे समझ सकते हो कि आज हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो नॉर्मल क्लास से थोड़े से अलग है, जैसे कि गे हो गए, लेस्बियंस हो गए, या फिर ऑन द अदर हैंड हैंडीकैप्स हो गए, जिनको हम लोग स्पेशली एबल्ड लोग कहते हैं। ये कुछ अलग यानी मेन स्ट्रीम से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अलग उस तरीके से, पर ये मेन स्ट्रीम से अलग है। पब्लिक इंटरेस्ट कहेगा कि इनके भी इंटरेस्ट का नजर आपको रखना चाहिए, इनके भी इंटरेस्ट का ध्यान आपको रखना चाहिए, आपको इनको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए जस्ट बिकॉज वो थोड़े से अलग है। ठीक है। लास्ट आता है हमारे पास सोशल इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट कहता है सबका साथ सबका विकास। जब आप पूरे के पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट की बात करते हो, उसको हम लोग कहते हैं सोशल इंटरेस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? सोशल इंटरेस्ट। सर ऐसे नहीं समझ आया, एक एग्जाम्पल देके बताओ, तब हम मानेंगे, तब हम समझेंगे। थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल हो सकता है, प्लीज मेरे साथ बेयर करना, पर ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इस सिचुएशन में लगता है। सर पहला आया आपके पास, हमारे देश में गे या फिर लेस्बियन को लेके, अभी हम लोग ना ये एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं, एलजीबीटीक्यू। ठीक है। हमारे देश में एलजीबीटीक्यू को लेके हम लोग कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो, तुम्हारे दिल में अगर लड़के की तरफ प्यार है बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारा क्या हो गया? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि सर मेरे को लड़के को एक लड़के से प्यार है, ये क्या हो गया? आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल कीजिए, वो आपका पर्सनल चीज है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं देंगे। वहीं पे अगर हम इसको पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के तौर पे देखें, तो सरकार कहती है कि हम इसको आरोप भी नहीं बनाएंगे, वी विल नॉट मेक इट एन ऑफेंस। आपको जो करना है आप कीजिए, बस पब्लिक का थोड़ा सा ध्यान रखिए, पब्लिक के बीच में आप उल्टी सीधी हरकतें नहीं कर सकते। आपको बस उतना ध्यान रखना है, बाकी आप जो करें वो आपका दिक्कत है, आपके परेशानी है, आपका मजा है, सब कुछ आपका है। ये क्या हो गया? पब्लिक इंटरेस्ट। सर सोशल इंटरेस्ट को मैनेज करने के लिए सरकार ने ये कहा कि आपको जो करना है वो करो, पर आपकी मैरिज को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। हमारे जो हिंदू लॉ है या फिर जो हमारे देश का मैरिज एक्ट है, भले वो हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, क्रिश्चियन लॉ हो, वो कहता है कि भाई हम आपकी मैरिज को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट के खिलाफ चला जाता है। तो आप इंडिविजुअली जो करना चाहते हो करो, पर हम सोसाइटी के अंदर उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मैरिज के थ्रू हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। मैरिज आज भी एक मेल और फीमेल के बीच में ही माना जाएगा। तो भाई ये होता है आपका क्या? बैलेंसिंग इंडिविजुअल, पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट। पहले मेरे को ये बताओ कि इतना समझ में आया, तो मैं आगे बढ़ूं। प्रथम आपको आया, प्रथम बस पब्लिक इंटरेस्ट इतना कहता है, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल स्टैंड ऑफ व्यू से, यानी पॉलिटिक्स के तौर पे आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट को किस तरीके से देखा जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं ना कि भाई पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए प्लीज ये काम करना बंद कर दो, तो ये क्या होता है? हमारा पब्लिक इंटरेस्ट। या मैं तुम्हें अगर ये चीज बोलूं कि तुम्हारी बुआ जो सोचती है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बुआ जो सोचती है, तुम्हारी मासी जो सोचती है, तुम्हारे मामा जी मामी जी जो सोचते हैं, जो तुम्हारी एक कमोनिका जैसी कोई बुआ मासी मम्मी जो भी होगी वो होगी। कमोनिका जानते हो ना, जो बुरा सोचती है वो होता है आपका पब्लिक इंटरेस्ट। कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है। चलो, तो ये होता है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट। तो इन्होंने कहा था कि इन तीनों चीजों को बैलेंस करते हुए चलो, कभी भी अलग अलग तरीके से मत रखो। ठीक है सर। इनका क्रिटिसिज्म क्या था? पहले आओ देखते हैं। इनका क्रिटिसिज्म था, द थ्योरी डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट। सर ये बताता ही नहीं है थ्योरी कि हमें कौन से इंटरेस्ट को कौन से समय पे कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। कोई भी तरीके से डिफाइन करता ही नहीं है, कोई भी तरीके से कोई पैरामीटर ही नहीं बताता कि हमें कौन से इंटरेस्ट को कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। अगली चीज,
पाउंड कुड नॉट प्रोवाइड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट। ये पॉलिटिकल नहीं है, पब्लिक होगा। पब्लिक, ये पब्लिक ही है ना, मैं तो गलत नहीं पढ़ रहा। ठीक है, तो भाई कुड नॉट प्रोवाइड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड सोशल इंटरेस्ट। ये जो आपके पाउंड साहब थे, ये इन दोनों के बीच में खास डिफरेंस क्रिएट करके नहीं बता पाए। और लास्ट क्रिटिसिज्म जो आता है वो होता है कि पाउंड थ्योरी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू जुडिशरी देन टू लेजिस्लेचर। पाउंड जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस जुडिशरी को देते हैं, ना कि आपकी लेजिस्लेचर को। और पाउंड का मानना है कि भाई मेन काम तो जुडिशरी ही करती है, लेजिस्लेचर तो लप्पू सा काम करता है। जबकि ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी 80% कानून तो हमारा लेजिस्लेचर ही बनाता है। भले ही उसको क्लैरिफाई करना, उसके अंदर चेंजेस लाना, थोड़े बहुत डिफरेंसेस क्रिएट करना जुडिशरी करता है, पर 80% कानून तो हमारा लेजिस्लेचर ही बनाता है। ये जो आपके पाउंड साहब थे वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए थे। बच्चों साथ में हो? बच्चों, हेलो। ओ, इधर 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 उधर क्या देख रहे हो भाई? साथ में हो? एक बार बता दो, एक बार लिख दो, यस सर साथ में है। एक बार लिख दो, साथ में है। हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथ ही। जन्मों का साथ नहीं चाहिए, बस दिसंबर तक का साथ चाहिए। उसके बाद तुम दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन करो या प्रोफेशनल की प्रिपरेशन करो, यही चाहिए। ठीक है, चलिए। बच्चों, मजा आ रहा है पढ़ाई करने में? ज्यादा बोर तो नहीं मार रहा मैं? एक्सप्लेनेशन कम करूं, ज्यादा करूं, ये भी बता दो। सर नोट सेंड कर दीजिएगा, बिल्कुल मैं सेंड कर दूंगा आपको, मत टेंशन ले चारों। मेरे जो टॉपिक्स है वो सबके आपको नोट्स मिल जाएंगे। भाई बता दो एक बार, एक्सप्लेनेशन कम करना है क्या तुम्हें? अगर फटाफट चाहिए तो वो भी हो जाएगा। सब सही है, चलो ठीक है, यानी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। ऑर्डर ऑर्डर। प्रथम भाई, सब कुछ सही है, साथ में हो? चलो परफेक्ट। सर अगली चीज आते हैं हमारे पास, प्रोफेसर एच एल ए हार्ट। अच्छा, प्रथम तेरे को ये समझ में आया, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं आया कि वापस से समझाऊं? भाई बोल दियो, कोई दिक्कत नहीं है, बता देंगे यार। पब्लिक इंटरेस्ट का एक और एग्जाम्पल होता है कि पेरेंट्स के नजर के हिसाब से बच्चों को कैसे बिहेव करना चाहिए। अरे चारू मत टेंशन ले, बिल्कुल देख रहा हूँ। जैसे मेरे पास ना एक बार प्रथम आया था। प्रथम कहते हैं, सर आप जानते हो, मैं ना 16 साल का हूँ और मेरी जो कन्या मित्र है, मेरी पसंदीदा औरत। अरे सर, मेरी पसंदीदा औरत जो है ना, ये औरत के बाल, पसंदीदा औरत जो है ना, पसंदीदा औरत, वो ना 14 साल की है। अब ये हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें। लॉ कौन होता है हमें बोलने वाला? पापा मम्मी कौन होते हैं? ये हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट है। जहां पे पापा मम्मी ने दो चमाटा मारा, ये क्या हो जाएगा आपका? पब्लिक इंटरेस्ट। ये क्या हो जाएगा बच्चों? पब्लिक इंटरेस्ट। और वहीं पे जहां सोसाइटी ने इस लॉ को बैन कर दिया, हमारे देश में 18 से छोटे लड़कियां और 21 से छोटा लड़का शादी नहीं कर सकता, ये क्या हो गया हमारा? सोशल इंटरेस्ट। समझ में आया प्रथम? समझ में आया? और ये जो प्रथम और प्रथम की पसंदीदा कन्या या पसंदीदा औरत जो कर रहे थे, ये क्या था? इंडिविजुअल इंटरेस्ट। समझ में आया? अभी अभी साथ हो? हाँ या ना बोल दो। एक बार हमारे स्कूल में एक कपल के साथ हुआ था। सर अपना एग्जाम्पल तो नहीं दे रहे ना? नहीं दे रहे। सर एक कपल के साथ हुआ था, दोनों के, एक के राइट और एक के लेफ्ट गाल पे चाटा मारा था टीचर ने। चाटा क्यों मारा था? क्योंकि दोनों हाथ पकड़ के स्कूल में चल रहे थे। सर ये क्या है? ये पब्लिक इंटरेस्ट है कि ओ भाई तुम 14 16 17 साल के लड़के लड़कियों, ऐसी हरकतें अभी मत करो। जब तुम शादी कर लो तब करो, तब कोई दिक्कत नहीं, पर अभी नहीं करो। स्कूल कौन होता है बोलने वाला? लॉ में तो कहीं नहीं लिखा। लॉ तो कहीं नहीं कहता कि हाथ पकड़ के नहीं चल सकते। लॉ तो कुछ नहीं कहता। स्कूल कौन होता है बोलने वाला? पब्लिक इंटरेस्ट होता है स्कूल बोलने वाला। समझा? ठीक है, अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इससे ज्यादा हुआ तो पर्सनल हो जाएगा थोड़ा एग्जाम्पल। तो आओ अपन दूसरा समझते हैं, दिल से दिल का कनेक्शन। एच एल ए हार्ट। सर प्रोफेसर एच एल ए हार्ट क्या कहते हैं? प्रथम भैया
को हमेशा याद रहेगा ये एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल। सर दुनिया हमारी खुशी नहीं देख सकती, हाँ। तुम भी नहीं देख पाए हो, वो भी तुम्हें छोड़ के चली गई है। क्यों? ताकि तुम सीएस क्लियर करके उसको दिखा सको, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा या देखेगी। आओ इधर वापस से अब चलिए हार्ट पे शुरू हो जाते हैं अपन, नहीं तो टाइम निकल जाएगा सारा का सारा। बच्चों प्रोफेसर एचएलए हार्ट क्या कहते हैं? एचएलए हार्ट जो थे वो एक पॉजिटिविस्ट थे और उनका कहना था कि लॉ एक कमांड होता है। सर हार्ट से मेरे को ये याद आ रहा है, दिल से लॉ बनाओ। दिल से लॉ बनाओ का मतलब अपनी सोसाइटी को देख के, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के लॉ बनाओ। क्या कहते थे? बिलीव दैट लॉ आर कमांड्स दैट आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिकल कंक्लूजन एंड नॉट फ्रॉम एनी हिस्टोरिकल और सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सर आपके लॉजिकल कंक्लूजन के बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं, ना कि आपकी हिस्ट्री या फिर सोसाइटी को एकदम नजरअंदाज करके आप लॉ नहीं बना सकते। आपको लॉजिकल कंक्लूजन भी ड्रॉ करना है और आपको ये वाली चीजें भी देखनी है। आगे क्या कहते हैं ये? अकॉर्डिंग टू हिम इमोरल रूल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ। सर इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर इन्होंने कहा था कि इमोरल रूल्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज लॉ। सर इसका मतलब क्या होता है? बात करेंगे, अभी एक सेकंड देना। A valid law is only one which satisfies the moral justification। सर एक वैलिड लॉ वही हो सकता है जो मोरालिटी के ग्राउंड पे स्टैंड करे। अब सर इन्होंने क्या कहा था, एक बार ध्यान से मेरी बात सुनना। सर हमारा देश ना बड़ा ही यूनिक देश है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में दो तीन कानून बड़े स्पेशल है जो आपको बाकी दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेंगे। सर फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिटेड है। ऐसा बहुत सारे देशों में कोई कानून ही नहीं है। हमारे देश में अनटचेबिलिटी प्रोहिबिटेड है। ऐसा दूसरे देश में कोई कानून ही नहीं देखने को मिलता। हमारे देश में आप अगर जाओगे तो आपको रेलवे के पंखों पे एक अलग सा वो नट बोल्ट कसा हुआ जाली मिलेगी, क्योंकि हमें डर होता है कि हमारे यहाँ से पंखे भी चोरी हो जाएंगे, रेलवे से चोरी करके लेके चले जाएंगे लोग। मग्गे को भी बांध के रखते हैं क्योंकि डर होता है कि वो जो स्टील का मग्गा होता है उसको भी चुरा के लेके चले जाएंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश स्पेशल है। और एचएलए हार्ट इसी बात को ध्यान रखते हुए कहते हैं कि भैया आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि आप अपने कल्चरल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स को देख के लॉ बनाएं। ठीक है? सर घर पर गणेश जी की आरती करनी है, कोई नहीं है घर पर तो गणेश जी की आरती करना मेरे को ही इम्पोर्टेंट है। सो सर मैं अभी क्या करूं? अभी आप पढ़ाई करें, गणेश जी आधी घंटा वेट कर लेंगे। गणेश जी बल्कि इस बात पे खुश होंगे कि बच्ची ने मेहनत की और अपना नाम रोशन किया, तो गणेश जी आधी घंटा वेट कर लेंगे, मत टेंशन ले। पर ये नहीं वेट करेगा, ठीक है? अगर कॉन्सेप्ट छूट गया, अगर तूने पढ़ा हुआ है तो चली जा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं पढ़ा है तो सुन ले, गणेश जी हमारे साथ हैं, तेरे बगल में बैठे हैं, तू जानती नहीं है वो बगल में बैठे हैं। तो भाई वो भी तेरे सर पे हाथ रख के कहेंगे कि बच्ची पहले अपना कर्तव्य, बाद में सब कुछ, बाद में पूजा पाठ सब कुछ ये, पर पहले अपनी जो कर्तव्य है उसको हमें पूरी निष्ठा से पूरा करना है। ठीक है? चलो, चलिए। तो भाई प्रोफेसर एचएलए हार्ट ने कहा कि हमारे देश के स्ट्रक्चर को देख के आप कानून बनाओ, दैट इज मोर देन इम्पोर्टेंट। सर हमारे देश में ना इमरजेंसी लगाई गई थी। आप जानते हैं हमारे देश में अभी कंगना रनौत की मूवी भी आ रही है। इमरजेंसी करके एक इमरजेंसी करके एक लगा, यानी हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी जिसको लेके अब मूवी भी बन रही है, यानी बन चुकी है वो, पता नहीं कुछ तो उसके साथ लोचा चल रहा है। पर सर इमरजेंसी में बहुत गलत-गलत कानून हमारे देश में पास किए गए। ऐसे कानून थे जो कि सोसाइटी के मोरालिटी के खिलाफ थे। लोगों को अननेसेसरीली उठा लिया जाता था। रात-रात भर टॉर्चर किया जाता था, मारा जाता था। सर पुलिस खाना नहीं देती थी, लोगों की डेथ हो जाती थी जेल के अंदर ही। सर क्या ये एचएलए हार्ट के हिसाब से लॉ है? एचएलए हार्ट कहते हैं नहीं, ये लॉ नहीं हो सकता। लॉ आपके मॉरल जस्टिफिकेशन के हिसाब से बनना चाहिए, आपके मोरालिटी के हिसाब से बनना चाहिए, उसके अंदर मॉरल ग्राउंड होने चाहिए। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जा रहा है जो मॉरल नहीं है, यानी कि प्रॉपर नहीं है, जस्टिस नहीं दे रहा, वो बहुत खराब लॉ है, तो उसको लॉ मत ही मानो, वो लॉ नहीं है। सर एक एग्जांपल और दे दो, जैसे अफगानिस्तान में अभी रिसेंट में मेरे को पता चला कि ऐसा कानून पास हुआ है कि औरतें जो अफगानिस्तान में रह रही हैं, भले वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी रिलीजन की हो,
उनको कंप्लीट ड्रेस के अंदर रहना है, बुर्के के अंदर रहना है कंप्लीट एवरी टाइम। वो कोई गाना-वाना नहीं सुन सकती, वो बाहर विदाउट एनी मेल मेंबर ऑफ द फैमिली बाहर नहीं जा सकती, वो गाड़ियाँ ड्राइव नहीं कर सकती, वो पढ़ाई नहीं कर सकती। उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन पैदा करने ही है, उनको अपने पति की बात माननी है। अगर पति 4 शादियाँ भी करता है, तो वो उसपे कोई भी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती। ऐसे-ऐसे बहुत सारे जिन्होंने जो एकदम आज की डेट में नहीं लागू होने चाहिए, उस तरीके के कानून उन्होंने बनाए हैं। तो एचएलए हार्ट क्या उसको कानून मानेंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, क्योंकि वो मॉरली जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है? तो एचएलए हार्ट का ये कहना था, आप इतना ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ में वो कहते थे कि भई आपका जो लॉ है वो लॉजिक से डिराइव होना चाहिए, किसी की मन मर्जी से नहीं चलना चाहिए। हिस्ट्री में कुछ हुआ था उसके हिसाब से नहीं चलना चाहिए, करंट में क्या है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसके हिसाब से ही चलना चाहिए। लॉजिकल कंक्लूजन आप ड्रॉ करो, हिस्ट्री में क्या हुआ था या सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है। सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है? सोसाइटी का आपका प्रीवियस पर्सपेक्टिव क्या है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए करंट। एक सेकंड देना, करंट के हिसाब से आपका काम होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे उन्होंने कहा था। चलो, आगे आता है हमारे पास हांस केल्सन। भाई बहुत सारा बचा हुआ है, हमें बहुत सारा खत्म करना है, टाइम भी कम है हमारे पास। खैर इतना भी नहीं है, हो जाएगा, बाकी तो तुम्हें आता ही है, मेरे को पक्का भरोसा है इस चीज पे, हो जाएगा हो जाएगा। चलो भाई, हांस केल्सन, केल्सन भैया ने क्या कहा था? केल्सन भैया की जो थ्योरी है वो कहलाती है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। क्या कहलाती है बच्चों? प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। हांस केल्सन कहते थे कि भाई हांस केल्सन बिलीव दैट लॉ वाज अ नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? डेवलप होते रहना, जो कि रेगुलर बेसिस पे डेवलप होता रहता है। दैट डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन द सोसाइटी, कि भाई ये एक नॉर्मेटिव साइंस है जो चेंजेस के साथ चेंज होता जाता है। ये आगे कहते थे दैट ही बिलीव दैट सैंक्शंस आर इंपॉर्टेंट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी लॉ। ये मानते थे कि भाई अगर आपको कोई भी लॉ इन्फोर्स करना है तो उसके लिए सैंक्शन लगाना, यानी कि लोगों के ऊपर पनिशमेंट लगाना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है। अच्छा, अब इन्होंने ना ये ग्रंड नॉर्म की पूरी थ्योरी दी थी और इन्होंने कहा था कि लोगों को ग्रंड नॉर्म के हिसाब से चलना चाहिए। सर ये ग्रंड नॉर्म की थ्योरी क्या होती है? इधर ध्यान से सुनो। हांस केल्सन का मानना था कि लॉ ना 3 लेवल पे डिवाइडेड है। कितने लेवल पे? 3 लेवल के हायरार्की पे डिवाइडेड है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सर फर्स्ट आता है आपका ग्रैंड नॉर्म। ये वो लॉ होता है जिससे बाकी सारे लॉ डिराइव होते हैं, बाकी सारे लॉ आपके जन्म लेते हैं, यानी कि एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बिल्कुल ग्रैंड नॉर्म कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे आपके बाकी सारे जो लॉज हैं वो डिराइव हुए हैं, बाकी सारे आपके कानून बने हैं। ग्रैंड नॉर्म के बाद आता है आपके पास सुपीरियर नॉर्म्स। क्या आता है बच्चों? सुपीरियर, सुपीरियर की मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सुपीरियर, सॉरी, सुपीरियर नॉर्म्स। सर सुपीरियर नॉर्म्स का मतलब क्या होता है? ये आपके मेन लॉ होते हैं, यानी जिसको हम एक्ट कह सकते हैं। जैसे आपके आईपीसी हो गया, या फिर आपका सीआरपीसी हो गया, या फिर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हो गया, वगैरह वगैरह। और इसके नीचे आता है आपका बच्चों सबॉर्डिनेट नॉर्म्स। क्या आता है बच्चों? सबॉर्डिनेट नॉर्म्स, जिसके अंदर आपके रूल्स रेगुलेशंस ये सारी चीजें आती हैं। क्या आती है बच्चों? रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह आपके इधर आते हैं। सभी को इतना समझ में आया? ये जो ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी है ना, इस पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। और ये तीनों चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, ग्रैंड नॉर्म, सुपीरियर नॉर्म एंड सबॉर्डिनेट नॉर्म्स। याद हुआ या नहीं हुआ? जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया? फटाक से बताओ। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे तो लिखा हुआ है, ग्रैंड नॉर्म आपका क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या फिर आपका सुपीरियर नॉर्म्स क्या होता है? इंडियन पीनल कोड, कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, ये आपके सुपीरियर नॉर्म्स हो जाएंगे। और सबॉर्डिनेट नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट, इसको आप हमेशा सबॉर्डिनेट के काउंट पे गिनेंगे। सर सुपीरियर नॉर्म्स में सारे ही एक्ट्स आ जाएंगे क्या? बिल्कुल सारे ही एक्ट्स आ जाएंगे।
और सबॉर्डिनेट नॉर्म्स के अंदर आपके रूल्स, रेगुलेशंस ये सारी चीजें आएंगी। चलिए, ये जो आपके केल्सन भैया थे, इनको भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था। क्यों सर? सबसे पहली चीज़ तो ये ग्रंड नॉर्म को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाए, ये बता ही नहीं पाए कि ग्रंड नॉर्म कहाँ से आएगा। यानी एक जो ग्रंड नॉर्म है, वो कहाँ से आएगा, वो ये डिफाइन ही नहीं कर पाए, वो ये बता ही नहीं पाए कि ग्रंड नॉर्म कहाँ से डिराइव किया जाएगा। जैसे आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन से मिला के बनाया गया है। कुछ हमने ब्रिटिश जो हमारा एक्ट था वहाँ से उठाया है 1914 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को एग्जैक्ट ईयर याद नहीं आ रहा है, पर आई थिंक सो 1914 का जो एक्ट है वहाँ से उठाया है। कुछ हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बहुत सारी चीजें उठा के एक हमारा लॉ बनाया। तो बच्चों, यहाँ पे जो केल्सन थे उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए कि ग्रंड नॉर्म कहाँ से आएगा, वो कहाँ से डिराइव होगा। और साथ ही साथ में आपके जो ये थे, क्या नाम है, इंटरनेशनल लॉ, इसके बारे में भी कोई भी तरीके से केल्सन नहीं बता पाए थे, स्पेसिफिक तरीके से मेंशन नहीं कर पाए थे। कोई भी क्लैरिटी इंटरनेशनल लॉ को लेके केल्सन नहीं दे पाए थे। तो इन ग्राउंड पे इनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया और इनको बोला गया कि आपको इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों जो 6 के 6 थिंकर्स हैं, वो खत्म होते हैं, व्हिच इज़ ऑलमोस्ट लाइक 50% ऑफ द चैप्टर, क्योंकि इसके बाद काफ़ी कुछ यहाँ पे रिपीट होता है। आप जैसे ही आगे जाएँगे तो आपके पास स्कूल्स आते हैं, आपके पास अलग-अलग स्कूल हैं और ये स्कूल यूजुअली अपने ही थिंकर्स की बातों को रिपीट करते हैं। जैसे हम लोग पहले यहाँ पे बात करते हैं हमारे एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ की। सर, एनालिटिकल स्कूल जो है वो 2 थिंकर्स को लेके बात करता है, जॉन ऑस्टिन और हैंस केल्सन। केल्सन हमने अभी पढ़ा, जो कि आपके ग्रैंड नॉर्म वगैरह की बात करता है, और जॉन ऑस्टिन भी हमने अभी देखा, जो कि आपकी बात करता है कि लॉ इज अ कमांड ऑफ अ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो भाई आपके जॉन ऑस्टिन हो या फिर हैंस केल्सन हो, ये दोनों आपके एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि काइंडली डिफाइन एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, या फिर आपको बोला जाता है पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ को डिफाइन कीजिए, तो आपको इन्हीं दोनों थिंकर्स के बारे में लिख के आना है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपका आंसर सेम ही रहेगा। है ना? आई होप ये समझ में आ रहा होगा। इन्होंने यही बात की थी और जब आपको अगर क्वेश्चन पेपर में आता भी है तो आपको इसी तरीके से लिख के आना है। यहाँ पे 1-2 स्कूल है जिसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज़रूरी है। बाकी बाकी सारी चीज़ों में ना सेम ही तरीके की यहाँ पे बातें की गई है। आओ 1-2 स्कूल अपन डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आता है एक नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। सर, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या बात करता है? देखो, this theory takes history and basic human behavior as the basis for preparation of law. सर, क्या कहता है ये कि आपको जब भी लॉ बनाना है तो हिस्ट्री और ह्यूमन बिहेवियर को देख के लॉ बनाना चाहिए। इस बात को बिल्कुल आपके कौन नहीं मानता था? कौन नहीं मानता था? हार्ट। हार्ट कहता था हट, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको हिस्ट्री और ह्यूमन बिहेवियर को देख के कानून नहीं बनाना चाहिए। आपको लॉजिकल लॉजिकल जो आपके डेरिवेशन है या फिर जो आपके लॉजिकल कंक्लूजन है, उसके बेसिस पे लॉ बनाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे लिखा है, अपन ने अभी पढ़ा है, एचएलए हार्ट, दैट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम लॉजिकल कंक्लूजन। ओ ओ, एक सेकंड। हाँ, that they are derived from logical conclusion and not from any historical और sociological perspective। कि सर, हम लोग कभी भी पास्ट को देख के लॉ नहीं बनाएंगे, यानी कि पहले ऐसे होता था तो अभी भी हम ऐसा लॉ बना दे, ये नहीं चलेगा। आपको करंट सिचुएशन को देख के लॉजिकल बेसिस पे लॉ बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हार्ट कहते थे, जबकि यहाँ पे जो आपके नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ वाले वो कहते हैं नहीं, आप अपनी हिस्ट्री और ह्यूमन बिहेवियर को देख के लॉ बनाओ। आगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ वाले क्या कहते हैं? A fundamental link between morality and law is established in this theory, कि भाई आपको मोरालिटी और लॉ को साथ में फॉलो करना चाहिए, ऐसा इस थ्योरी के अंदर बोला गया था। अच्छा, नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ के अंदर भी 4 अलग-अलग तरीके की थ्योरी है। अब तुम सोचो कितना थ्योरी के अंदर थ्योरी के अंदर थ्योरी, यानी आदमी जब तक पागल ना हो जाए तब तक इनकी थ्योरियां ही नहीं खत्म हो रही।
इसके अंदर आता है आपका एशियन थ्योरी, जो कि कहता है कि भाई हम लोग रोमन और ग्रीक फिलोसफर्स तक चले जाएंगे, यानी एकदम एकदम पीछे, जब ना भाषा सेम थी ना भगवान, उतना पीछे हम चले जाएंगे। ये आपकी कौन सी होती है? एशियन थ्योरी। उसके बाद आता है मिडिवल। थोड़ा सा हम आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एंड दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरियस रिलीजन्स। आपकी जो मिडिवल थ्योरी है वो बात करेगी कि भगवान को लेके जो अलग अलग मोरालिटी के कॉन्सेप्ट है, अलग अलग रिलीजन के कॉन्सेप्ट है, उनके बेसिस पे हमें कानून बनाना चाहिए। तुम सबको मालूम होगा, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट्स सी तुम्हें पता है या नहीं। हमारे देश में ना, और इनफैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, जो एज ऑफ मेच्योरिटी है ना, उसको 18 माना जाता है, एज ऑफ 18। ऐसा क्यों? एज ऑफ 18 क्यों माना जाता है? ये तुम थोड़ा-सा सर्च करना और तुम्हें इसके बारे में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री पता चलेगी। जब भी टाइम मिले, जब भी फ्री हो, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने की इच्छा हो, तो इसको ज़रूर देखना कि कैसे ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपका मिडिवल थ्योरी से डिराइव होता है। जो ये पूरा 18 का कॉन्सेप्ट है ना, कि 18 साल से छोटा बच्चा कोई क्राइम करेगा तो हम उसको सज़ा कम देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बल्कि 18 साल के बड़े हरामी होते हैं बच्चे। आपने देखा ही होगा, जैसे अभी पुणे में कांड हुआ, या उससे पहले भी बहुत लोगों ने बहुत गलत-गलत चीज़ें की हुई हैं। तो भई 18 साल की लिमिट क्यों रखी गई है, और ये 18 ऐज कहाँ से डिराइव की, किस व्यक्ति ने कहा था 18? देखना, आपको अच्छी हिस्ट्री पता चलेगी, और ये मेडिवल थ्योरी से कनेक्टेड है कॉन्सेप्ट। अगला आता है आपका रेनेसां थ्योरी, जो कि कहता है भगवान भगवान अपनी जगह ठीक है, पर आपको रैशनैलिटी एंड लॉजिक के बेसिस पे ही कानून बनाना चाहिए। आपका सिर्फ भगवान ने कहा था, या भगवान के नाम पे कोई आपका जो ग्राउंड पे प्रीस्ट है ये कह रहा है, उसके हिसाब से आपको कानून नहीं बनाना चाहिए। लॉजिक के बेसिस पे कानून बनाना चाहिए। और लास्ट आता है हमारे पास मॉडर्न थ्योरी, जो कि क्या कहता है, दिस थ्योरी रिजेक्ट्स older theories and talks about revival of natural law principles which are basis for harmonious existence of the society। ये मॉडर्न थ्योरी जो है वो कहता है कि भाई आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, और ऐसे कॉन्सेप्ट बनाओ जिसके बेसिस पे हमारा एक हार्मोनियस सोसाइटी को जन्म दिया जा सके। हार्मोनियस सोसाइटी का मतलब यहाँ पे क्या है? सब लोग आराम से मिलके अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सके, ऐसी आप सोसाइटी यहाँ पे बनाओ। ठीक है? तो ये 4 थ्योरीज आपकी आती है अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ। आई होप यहाँ तक सभी लोग मेरे साथ होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार बता दो, सब लोग साथ में हो ना? सभी लोग साथ में हो ना? एक बार बता दो फटाक से। चलो, परफेक्ट। सर अगला आता है हमारे पास हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है? आओ देखते हैं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना ये हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ एंड नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, पर पहले हम हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ समझते हैं कि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या बात करता है। This school believes that origin, formation, and development of law is the outcome of historical events and evolution of the society from time to time. It states that with the change in the society, law also changes and evolves slowly. सर हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होती है, जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में, वैसे वैसे हमारे देश के कानून भी बदलते चले जाते हैं। सर एक एग्जांपल देके बताओ ताकि हमें समझ में आए। अभी रिसेंट का ही केस है, आपके एक रिसेंट का ही एग्जांपल ले लेते हैं। भाई कोलकाता में बहुत ही घिनौना हरकत हुआ। इस हरकत के कारण से हमा जो कोलकाता की लेजिस्लेचर है, जो कोलकाता कह रहा हूँ सॉरी, वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने एक कानून पास किया जिसके हिसाब से जिसके हिसाब से अब रेप के खिलाफ आपको डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। यानी कि अगर आपके खिलाफ रेप कभी प्रूफ हो जाता है, तो आपको डेथ पेनल्टी के लिए भी लायबल किया जा सकता है। ओह माय गॉड सर! आप सोचो कितना मैसिव चेंज लेके आ गए। ऐसे ही सर हमारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भी बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आए हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी कंप्लीटली प्रोहिबिट कर दी। अनटचेबिलिटी कंप्लीटली ही प्रोहिबिट कर दी। अनटचेबिलिटी कंप्लीटली ही प्रोहिबिट कर दी। इसका मतलब क्या था कि सर हमने अपनी हिस्ट्री से सीखा कि लोगों के साथ कितना बुरा-बुरा होता था, और उसके बेसिस पे हमने चेंजेस लाए,
और अनटचेबिलिटी को कंप्लीटली ही प्रोहिबिट कर दिया। सर इससे पहले नहीं मिलती थी क्या? इससे पहले सिर्फ 2-3 केसेस, बहुत ही लिमिटेड केसेस में ही आपको अनटचेबिलिटी सॉरी रेप के केसेस में डेथ पेनल्टी दी जाती थी। पर अब जितना मैं पढ़ पा रहा हूँ तो लेजिस्लेचर ने जो वेस्ट बंगाल की क्या कहेंगे उसको विधानसभा है, उसने ये कानून पास किया है कि आपकी डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है अगर आप रेप के लिए लायबल ठहरा दिए जाते हो तो। तो वहाँ पे उन्होंने डेथ पेनल्टी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर दिया है कि आपको सीधा-सीधा फांसी के फंदे पे भी चढ़ाया जा सकता है। पहले रेप करने पे 10-12 साल में लोग छोड़ दिए जाते थे यूजुअल केसेस में, पर अब इन्होंने कहा है बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, आपको तो सीधा डेथ पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है? तो भाई हिस्टोरिकल स्कूल में आपको ये ध्यान रखना है कि सर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। सर याद कैसे रखें? नेचर, सर भगवान का नेचर ना बहुत ही अच्छा है। भगवान का नेचर बहुत ही अच्छा है। तो भाई नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ क्या बात करेगा? नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ बात करेगा कि आपको एकदम पास्ट का लियो लॉ ही बना देना चाहिए। पास्ट का लॉ ही उठा के बना देना चाहिए। ये आपका नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ बात करेगा। जबकि हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ बोलेगा कि विद द चेंज इन द सोसाइटी, जैसे-जैसे सोसाइटी बदलती जाए, वैसे-वैसे आप अपने देश के कानून भी बदलते जाओ। ये कौन बोलेगा? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। कौन बोलेगा बच्चों? हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ। सर अफ़गानिस्तान में जो वो कर रहे हैं, वो हिस्टोरिकल है या वो नेचुरल है? सर वो नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो एकदम एकदम जो एंशिएंट लॉ होता था ना, वो उठा के लगा देंगे। हमें कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं करने, हम तो एंशिएंट लॉ उठा के लगा देंगे। पर हम लोग कहते हैं जैसे इंडिया के अंदर हम लोग क्या कहते हैं नहीं, हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट को भी एक्सेप्ट करेंगे, हम मॉडर्न तरीके के लॉ को भी बनाएँगे, अडॉप्ट करेंगे विद द चेंज इन सोसाइटी हम नए-नए कानून भी बनाएँगे, ठीक है? आगे आता है आपका फिलॉसफिकल या फिर एथिकल स्कूल ऑफ लॉ। ये क्या कहता है? दिस स्कूल बिलीव that law and ethical values are interconnected and for law to have command it should compulsorily have some ethical principles। कि भाई ये स्कूल बहुत सिंपल बेसिस पे कहता है कि आपका जो पूरा का पूरा लॉ है उसके अंदर इथिकल बेसिस पे ही आपका लॉ बनना चाहिए, इथिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी अनएथिकल तरीके का लॉ बना दो, कुछ भी तरीके का लॉ बना दो। इट इज इम्पोर्टेंट कि उसके अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, उसके अंदर प्रॉपर तरीके की ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ऐसे तरीके के कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन्ड होने चाहिए। तो भाई आपका फिलोसफिकल या एथिकल स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ वैल्यू वाला होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो मॉरल हो, ठीक है? तो ऐसा कोई भी अगर लॉ है जो इमोरल है, उसको हम लॉ नहीं मानेंगे। ये कौन बोलता है? फिलोसफिकल या फिर एथिकल स्कूल ऑफ लॉ। फिर हम चलो, 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 थकना नहीं है, थकना ओए, ओए, तू किस बात का थक रहा है? थकना नहीं है, बेटा रुकना नहीं है अपन को, मेहनत करना अभी शुरू की है और लास्ट तक कमर सीधी रहनी चाहिए। एकदम तगड़े तरीके से अपन को पेपर क्लियर करके ही निकलना है। जब तुम पेपर दे के बाहर निकलो 3 घंटे, 3 घंटा 15 मिनट टू बी स्पेसिफिक, जब तुम्हारा खत्म हो, तो तुम्हारे दिमाग में एक ही आइडिया होना चाहिए, पास, पास, पास। सर मेरे को अपने आजू वाले का नहीं पता, बाजू वाले का नहीं पता और मैं तो पास हूँ। एग्ज़ामिनर अगर चाहे भी तो मेरे को फ़ेल नहीं कर सकता। मैं इतना बेहतरीन आंसर लिख के आया हूँ, इतना प्यारा आंसर लिख के आया हूँ, इतने बेहतरीन तरीके से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया है। वो थॉट के साथ जाना है हमें कि भैया जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले तो पेपर डिस्कस करने की नौबत ही ना आए कि ओए, ओए, ओए! तूने इसका आंसर क्या लिखा था? ओए बताइयो। अरे रे रे! अरे यार! शिट! गलत लिख दिया ना मैंने। ये नहीं होना चाहिए। सामने वाला तुमसे आना चाहिए और तुम्हारे मुँह पे होना चाहिए एक ही शब्द कि भाई मेरे को नहीं पता, पेपर टफ था, आसान था, लेंथी था, शॉर्ट था। मेरे मेरे जो रिज़ल्ट आएगा उस पे तो पास लिखा है, बाकी मेरे को नहीं पता। बाकी भगवान जाने, एग्ज़ामिनर जाने, स्टूडेंट जाने, मैं तो पास हूँ। इस थॉट के साथ चलोगे ना तब पास होगे, नहीं तो भैया छोड़ दो, आज ही रास्ता छोड़ दो। ये रास्ता कठिनाइयों से भरा-पूर्ण है, पर लास्ट का जो नज़ारा है वो रॉन्ग, रॉन्ग, रॉन्ग ऐसे एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। भाई मेहनत अपन को छोड़नी नहीं है, लास्ट तक हर दिन मेहनत करनी है, ठीक है? चलो, आगे आता है हमारे पास सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ। सर ये क्या कहता है? ये कुछ नहीं कहता, ये ना बस सारे के सारे आपके जो अ, फिलॉसफीज़ थी उनको मिला देता है, सारे स्कूल को मिला देता है और कहता है
This school believes that law is the synthesis of philosophy, psychology, history and other social sciences. ये स्कूल मानता है कि लॉ जो है ना, वो फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब से मिल मिला के बनता है। और रॉस्को पाउंड इस स्कूल को बिलोंग करते थे। रॉस्को पाउंड भी यही चीज मानते थे। और रॉस्को पाउंड का मानना था कि लॉ से ही आप इंडिविजुअल, सोशल एंड पब्लिक इंटरेस्ट को मैनेज कर पाओगे और सोसाइटी को एफिशिएंट बना पाओगे। अगर सोसाइटी के अंदर ये तीनों इंटरेस्ट को मैनेज नहीं किया जाएगा, तो लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे और कोई भी एक-दूसरे की बात नहीं मानेगा। और इसलिए हमें इन तीनों इंटरेस्ट को साथ में लेके चलना चाहिए। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ लॉ और रॉस्को पाउंड मानते थे। बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ इस लैंग्वेज को मैं आपको समझा तो रहा हूँ, मैं आपको की टर्म्स भी बता रहा हूँ। प्लीज़ की टर्म्स आपको याद करने हैं, एग्ज़ाम में लिख के आना है, ठीक है? हमारे पास आता है रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ सबसे सिंपल है। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ कहता है आज क्या है। ये फ्यूचर की बात मत करो, हिस्ट्री की बात मत करो। आज क्या है, प्रेजेंट में क्या है, इसकी बात करो। वो ही बेसिस पे आपका कानून बनेगा। ठीक है सर, क्या है? पहला, दिस स्कूल स्टेट्स दैट द रूल ऑफ लॉ इज द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द रूल ऑफ कंडक्ट to justify and predict the behavior of people, and if required challenge any action whether correct or wrong on behalf of a court of law. This school presupposes state to be present in making law, which should be authorized to make such law. Further, for laws for laws to be for होगा ये FOR for laws to be effective, it should be backed with sanction. सर कुछ नहीं, बस ये बात ये कहता है कि सॉवरेन लॉ बना रहा है, करंट सिचुएशन को देख के लॉ बना रहा है, ताकि भाई लोगों के बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट किया जा सके। आज प्रेजेंट में क्या है, उसके हिसाब से लॉ बना रहा है। कोई भी काश ऐसा होता तो, काश क्या हम ऐसा बना सकते हैं क्या, इस तरीके को देख के आपका लॉ नहीं बनाता। और ये प्री सपोज करता है, ये मान के चलता है कि कानून स्टेट ने बनाया होगा। जो कानून बना है उसको चुपचाप से मान लो। ये रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ कहता है। हाँ या ना? फाइनली 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 ये वाला पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन था, खत्म होता है। मेरे को एक चीज बताओ, क्या समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताओ, फटाक से चैट में बताओ, आया या नहीं आया? और जितने लोग इसको यूट्यूब में पढ़ेंगे, जितने लोग इसको यूट्यूब पे देखेंगे, भाई साहब प्लीज कमेंट आपको करना है, आपको बताना है समझ में आया या नहीं आया। अच्छा हो, बुरा हो, कैसा भी हो, प्लीज कोशिश कीजिएगा। यार कोशिश रहती है हम लोगों की भी कि आपके लिए सबसे अच्छा कंटेंट ला सके, जितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा सके। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, एक एक ये जो साइड में लाइक का बटन है ना, प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा, करना चाहो करो, नहीं तो वो ऐसे डांस करती हुई लड़कियों के वीडियो पे तो तुम लाइक मारते ही हो। थोड़ा-सा थोड़ा-सा एक 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 2-3 बार मार दो तो अच्छा रहेगा, ठीक है? चलिए, नॉनदलेस आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे बिल्कुल दूँगा यार रितु, मत टेंशन लो, नोट्स आपको मिल जाएँगे। मैं अभी नंदिनी मैडम को ये नोट्स फॉरवर्ड कर दूँगा, वो आपको आगे फॉरवर्ड कर देंगी, ठीक है? चलो, सर एक बार फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ बता दो। बच्चे, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि हमें ना एथिक्स पे ध्यान देना चाहिए। लॉ ऐसा बनाओ जो कि एथिकल हो। कभी भी गलत लॉ मत बनाओ, कभी भी ऐसा लॉ मत बनाओ जो कि घिनौना हो, जो कि गंदा हो, जिससे सोसाइटी में दुर्गंध फैले, खराबी फैले। ऐसा कभी भी कानून मत बनाओ। हमेशा आप ऐसा लॉ बनाओ जिससे सोसाइटी को बेनिफिट हो, उद्धार हो और वो हमेशा मॉरल हो। अब सोच लो, अगर मैं एक ऐसा कानून बना दूं कि आज से आपको किसी भी को किसी भी 10 लोगों को मारना अलाउड है, यानी आप मर्डर कर दो 10 लोगों का, कोई दिक्कत नहीं। सर 10 लोगों में आई एम श्योर कि किसी के हिट लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाएगा। तो ऐसे कानून बनाना बिल्कुल गलत होता है। हमें ऐसे इमोरल कानून नहीं बनाने चाहिए। हमें मोरालिटी से भरे पूर्ण लॉ बनाने चाहिए। समझा? आगे सोशियोलॉजिकल, भाई सोशियोलॉजिकल बस इतना कहता है प्रथम कि आपका जो लॉ होता है ना, वो भेल की तरह होता है। भेल खाते हो, सेव पूरी भेल, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के मिक्सचर साथ में होते हैं। इसके अंदर हिस्ट्री भी होता है, साइकोलॉजी भी होता है, सोशियोलॉजी भी होता है,
बहुत सारे अलग-अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी होते हैं, दुनिया भर की चीज़ों को मिल के आपका कानून बनाया जाता है। और इस कानून का मेन मुद्दा क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि हम सोसाइटी में हार्मनी एस्टेब्लिश कर सकें, हम सोसाइटी में शांति बनाए रखें और जो इंडिविजुअल, सोशल और पब्लिक इंटरेस्ट है, उसको मैनेज करके चल सके ताकि सोसाइटी एकदम एफिशिएंट बन पाए। ठीक है? और आप पूछ रहे थे कि सर ये रियलिस्टिक का सेकंड पैराग्राफ समझ नहीं आया, एक बार बता दो। आओ एक बार वापस से पढ़ते ताकि तुम्हें समझ में आए। दिस स्कूल प्रीसपोजेस दैट स्टेट विल बी प्रेजेंट टू मेक लॉ। ये क्या कह रहे हैं कि सर ये मान लेंगे, ये वाले स्कूल मान के चलते हैं कि लॉ किसने बनाया होगा, सरकार ने बनाया होगा, प्रॉपर सॉवरेन ने बनाया होगा, which is authorized to make law. फर्दर फॉर लॉ टू बी इफेक्टिव इट शुड बी बैक्ड विद सैंक्शन। अगर आपको लॉ को ज्यादा बेहतर बनाना है, ज्यादा अच्छा बनाना है, तो उसके अंदर आपको सैंक्शन डालने चाहिए, पनिशमेंट डालनी चाहिए, तभी लोग आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये कौन कहता है? रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ। पर क्या सर ऐसा सच में होता है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हर कानून के पीछे सैंक्शन हो। ठीक है, कुछ कानून के पीछे सैंक्शन नहीं भी होते, तब भी हम उसको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त के साथ मानते हैं, हम उसको फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? सर ऐसे कौन से कानून हैं? कोई एग्ज़ाम्पल दे सकता है? तुम मेरे को देना, हर एग्ज़ाम्पल मैं ही क्यों दूँ? तुम मेरे को देना, फिर अपन इस पे बात करेंगे, ठीक है? तो बहुत सारे देश में ऐसे कानून हैं, जो कि कोई भी तरीके की पनिशमेंट नहीं देते, पर कहते हैं कि आप अगर फ़ॉलो करोगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है? रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ इसका उल्टा कहता है। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ कहता है कि नहीं, सैंक्शन लगाओ तो लोग उसको ज्यादा फॉलो करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे आपके पेरेंट्स करते होंगे ना कि यार अगर कोई गंदगी फैलाए ना तो उसके ऊपर तो 10,000 रुपए का पेनल्टी लगा देना चाहिए। 10,000 रुपए का पेनल्टी लगा देना चाहिए। ये क्या है? ये एक रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का आइडिया है कि गंदगी फैलाने पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगा दो, तभी लोग सुधरेंगे। ये रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ कहता है। ठीक है? चलो, सर फॉलोइंग सैंक्शंस आर प्रेजेंट टू मेक लॉ इफेक्टिव। कौन-कौन से हो सकते हैं आपके अलग-अलग तरीके के सैंक्शन? पेमेंट ऑफ डैमेजेस, आप लोगों से पैसा दिलवाओ, अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं फुलफिल करते तो वो डैमेजेस पे करें। प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस, आप लोगों को कोई भी तरीके का डिसओबीडियंस करने से रोको, कोई भी तरीके की गंदी हरकतें करने से रोको। कंप्लीशन सॉरी आप उनके ऊपर ऑब्लिगेशन लगाओ कि आपको ये काम करना ही है, कंप्लीट करना ही है, फॉलो करना ही है, वो वाली बात। एंड लास्ट, ऑर्डरिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। लास्ट आपका फॉर्म ऑफ सैंक्शन क्या हो सकता है? कोई पनिशमेंट आपके ऊपर लगा दी जाए। तो सर 4 तरीके के आपके सैंक्शन क्या होते हैं रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ के हिसाब से? पहला, आपसे डैमेजेस लिए जाएँ। डैमेजेस का मतलब क्या होता है? आपसे कुछ पैसे कलेक्ट किए जाएँ क्योंकि आपने गलत काम किया है। जैसे इस एग्ज़ाम्पल में 10,000 रुपए कलेक्ट करना इज़ डैमेजेस। दूसरा, प्रिवेंटिंग डिसओबीडियंस, हम आपको कोई भी गलत काम करने से रोक रहे हैं, हम आपको ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। तीसरा, हम आपके ऊपर ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, कंप्लीशन का ऑब्लिगेशन लगा रहे हैं। और लास्ट होता है ऑर्डरिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, कि अगर आपने नहीं किया या फिर गलत काम किया तो आपको जेल में भेजा जा सकता है, आपको रिमांड में भेजा जा सकता है, आपके ऊपर फाइन, पेनल्टी, दुनिया भर की चीजें लगाई जा सकती है। ये होता है ऑर्डरिंग सम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। ये 4 तरीके आपका रियलिस्टिक स्कूल ऑफ लॉ मानता है। ठीक है? सर अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉज। सर अलग-अलग तरीके के सोर्सेस से हमारा इंडियन लॉ बना है। पहला आता है कस्टम्स और कस्टमरी लॉज। सर कस्टम्स या फिर कस्टमरी लॉ का मतलब क्या होता है? हमारे देश में अलग-अलग कस्टम्स के बेसिस पे हमारे देश में लॉ बनाया गया है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सर रिलीजन के मैटर में हमारे देश में बड़े ही क्लियर लॉ है कि आप जिस भी तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो आप कर सकते हो। वो हमारे कस्टम से बने हुए हैं, कस्टमरी प्रैक्टिसेस से बने हुए हैं। आपको अपने पेरेंट्स की, जो भी एजेड लोग हैं पेरेंट्स, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए। ये भी हमारे कस्टम से आता है, हमारे लॉ से आता है। तो सर हमारे कस्टम्स या फिर जो पुरानी प्रैक्टिसेस थी उसके बेसिस पे बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम्स या फिर कस्टमरी लॉज। उसके बाद आते हैं जुडिशियल डिसीजंस या फिर प्रेसिडेंट। ये तो आप जानते ही हैं कि सर जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट बोलता है वो भी हमारे देश में लॉ बन जाता है। उसके बेसिस पे भी हमारे देश में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं लॉ।
फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया कि आप पब्लिकली स्मोकिंग नहीं कर सकते। पब्लिकली स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। ये कौन कहता है? आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कहता है। तो भाई ये क्या हो गया हमारा जुडिशियल डिसीजन या फिर प्रेसिडेंट। तीसरा आता है स्टैट्यूट या फिर लेजिस्लेचर। ये भी ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपका जो स्टैट्यूट है, आपका जो कानून है, उसके बेसिस पे भी आपके देश में लॉ बन सकता है। एग्जाम्पल आईबीसी, कंपनीज एक्ट। सर ये हमारे देश के अलग अलग लॉ को डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरीके से लॉ को चलाते हैं। और लास्ट होता है हमारे पर्सनल लॉज, जो कि कहता है कि आपके जो भी रिलीजियस बिलीफ है उसके उसको ही हम लोग वैसे ही अडॉप्ट कर लेंगे। जैसे आपके मैरिज के केस में आप जानते होंगे कि सर हिंदूज की मैरिज अलग तरीके से होती है, मुस्लिम्स की मैरिज अलग तरीके से होती है, और उनको रिकॉग्नाइज भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। तो भाई पर्सनल लॉज आपके अलग तरीके से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, तो हिंदू लॉ में हमेशा ये माना जाएगा कि जब तक आप सप्तपति नहीं करते हैं, यानी कि आप जब तक वो 7 फेरे नहीं लेते हैं अग्नि को साक्षी मानते हुए, तब तक आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाती है। तो वो 7 फेरे लेना कंपल्सरी होता है। और उसी तरीके से मुस्लिम्स में कबूल है, कबूल है, कबूल है, ये बोलना कंपल्सरी होता है, तभी उनकी शादी वैलिड होती है। और मुस्लिम्स में और भी 2-3 कंडीशंस होती है, पर ये जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। ये क्या हो गए हमारे देश के पर्सनल लॉज। तो भाई हमारे इंडियन लॉज 4 तरीके से डिराइव होते हैं, 4 जगह से आते हैं। पहला है आपका कस्टम्स या फिर कस्टमरी प्रैक्टिसेस, दूसरा है आपका जुडिशियल डिसीजन, तीसरा है आपका स्टैट्यूट, और चौथा है आपका पर्सनल लॉज। आया ना? अच्छा, इसके बाद वो लोग कहते हैं कि आपके जो कस्टम्स है ना, वो भी 2 पार्ट्स में डिफाइन किए जा सकते हैं, 2 पार्ट में ऐसा बाइफरकेट किए जा सकते हैं। एक होता है कस्टम्स विद सैंक्शन और दूसरा होता है कस्टम्स विदाउट सैंक्शन। सर कस्टम विद सैंक्शन वो कानून होते हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको पनिशमेंट दिया जाता है, आपके ऊपर पनिशमेंट लगाया जाता है। जबकि कस्टम्स विदाउट सैंक्शंस वो तरीके के कानून होते हैं जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो उसके अंदर कोई भी तरीके का ऐसा वॉयलेशन नहीं है, कोई भी तरीके की दिक्कत नहीं है। सर दोनों का एक एग्जांपल दे दो ताकि हमें पता चल जाए। पहले हम लोग बात करते हैं कस्टम्स विदाउट सैंक्शन की। सर कस्टम विदाउट सैंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप दिवाली में पटाखे फोड़ते हो या नहीं फोड़ते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई फोड़े तो भी ठीक, नहीं फोड़े तो भी ठीक। ये क्या है आपका कस्टम विदाउट सैंक्शन, कस्टम विदाउट सैंक्शन। पर पर ओए 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 इधर, पर अगर आप दिल्ली में दिवाली के दिन पटाखे फोड़ते हैं ना, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, आपको पनिश किया जा सकता है, आपके ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके का फाइन लगाया जा सकता है। ये क्या हो गया हमारा कस्टम विथ सैंक्शन। क्या हो गया बच्चों? कस्टम विथ सैंक्शन। तो कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम विथ सैंक्शन में सिर्फ इतना फर्क होता है कि आपका कस्टम विदाउट सैंक्शन में कोई भी तरीके की पनिशमेंट नहीं है, बल्कि कस्टम विथ सैंक्शन में पनिशमेंट होगी। और तो और जो आपके कस्टम विद सैंक्शन है वही आपके लॉ माने जाते हैं। इनको ही हम लोग लॉ की डेफिनेशन के अंदर गिनते हैं। इसके अलावा सर आपके कस्टम्स और भी 2 तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। ओह माय गॉड! पहला होता है लोकल कस्टम और दूसरा होता है जनरल कस्टम। सर लोकल कस्टम क्या होता है? जो कि किसी एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में ही प्रेजेंट हो, उसको हम लोकल कस्टम कहते हैं। जबकि आपका जनरल कस्टम क्या होता है? ऐसे कस्टम जो कि ऑल अक्रॉस इंडिया आपको देखने को इन जनरली मिले। सर एक एग्जांपल दे दो। जैसे लोकल कस्टम अगेन आपका दिल्ली का एग्जांपल हो गया कि भाई दिल्ली में पटाखे अगर आप फोड़ते हो, एनसीआर में अगर आप पटाखे फोड़ते हो, तो क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण से आपका लोकल कस्टम बन जाता है कि भैया आपको दिल्ली में दिवाली वाले दिन पटाखे नहीं फोड़ने हैं, आपको पोल्यूशन को कंट्रोल में रखना है। ये आपका क्या है? लोकल कस्टम। बल्कि दिवाली में हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं, हम लोग धन की प्राप्ति की बात करते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं, गिफ्ट देते हैं, बधाइयाँ देते हैं, हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? जनरल कस्टम हो गया। यहाँ तक साथ में हो सभी लोग?
हाँ या ना बोलो। सभी लोग साथ में हो, बस खत्म ही होने वाले बच्चों। आई नो थोड़ा सा लंबा खिंच जाएगा, पर प्लीज मेरा साथ देते रहो तो टॉपिक खत्म हो जाएगा। प्लीज साथ दो मेरा। क्या बात है। वेरी गुड। ठीक है सर, अगला आता है हमारे साथ कन्वेंशनल कस्टम। सर कन्वेंशनल कस्टम का मतलब क्या होता है, आओ पढ़ते हैं। These are customs arising out of binding agreements between two parties. They are also referred to as usages and are usually part of contract. सर अगर दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके बेसिस पे कोई हमारी ऑब्लिगेशंस अराइज होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल कस्टम्स। क्या कहते हैं बच्चों, कन्वेंशनल कस्टम। सर एक एग्जांपल दे दो। जैसे मैं ना एंटीक्स में डील करता था, पुराने आइटम्स में डील करता था, ऐसी जो मूर्तियां होती है ना उसके अंदर डील करता था। चारू मेरे पास आई और कहती है सर मेरे को ना आपसे मूर्ति खरीदनी है, आप मेरे को भोपाल में ट्रांसपोर्ट कर दोगे क्या। मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। 5 लाख रुपए की मूर्ति है। चारू ने थूक लगा के ऐसे पैसे गिने और मेरे को पैसे दे दिए। मैंने कहा मैं आप जाओ मैडम, मैं आपको ये डिलीवर करवा दूंगा। अब ये एक कन्वेंशनल कस्टम है। ये एक तरीके का जो चारू और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो एक कन्वेंशनल कस्टम को जन्म देगा कि मैं उसको जब पार्सल करूं तो प्रॉपरली रैप करके अच्छे से प्रोटेक्टेड तरीके से चारू को भेजूं। अगर मैं वही खराब तरीके से चारू को भेज देता हूँ, कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाता, कोई भी तरीके का प्रोटेक्टिव लेयर नहीं लगाता, पेपर वेपर नहीं लगाता, और वो मूर्ति टूट जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है चारू मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है कि भाई जब तू इतनी एंटीक मूर्ति बेच रहा था, 5 लाख रुपए की मूर्ति बेच रहा था, तो कम से कम प्रोटेक्शन के साथ तो बेचता, कम से कम उसको प्रॉपरली रैप वैप करके प्रॉपर ट्रांसपोर्ट के साथ तो भेजता ताकि वो टूटता ना। तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाता है, कन्वेंशनल कस्टम। ये वो कस्टम्स होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्ट से डिराइव होते हैं। सर एक वैलिड कस्टम बनाने के लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन होती है, आओ वो भी देखते हैं। पहला तो सर्टेनिटी। सर आपका कस्टम सर्टन होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। उल्टी सीधी बातें, कुछ भी घुमावदार बातें करोगे हम नहीं मानेंगे। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ठीक है सर। दूसरा रीजनेबलनेस। सर आपका कस्टम रीजनेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी उल्टा सीधा हाई फाई तुमने कस्टम बना दिया। प्रॉपर तरीके का रीजनेबल होना चाहिए जिसको हम मान सके कि हाँ, पता चला मैंने कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ तभी कॉन्ट्रैक्ट करूंगा जब तुम 2 दिन तक एक पैर पे खड़े रहोगे। अब ये तो अनरीजनेबल हो गया ना, ये कोई कस्टम नहीं बनेगा। तीसरा, मॉरल इन नेचर। मॉरल इन नेचर आपका कस्टम कैसा होना चाहिए, मॉरल होना चाहिए, वैल्यूज वाला होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। कुछ भी तुमने उल्टा सीधा अपने बेनिफिट के लिए अगर बना दिया हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है सर। लास्ट अगला होता है ये टाइम इममेमोरियल। ये इन्होंने पता नहीं क्या लिखा हुआ है पर इसका मतलब यहाँ पे टाइम इम मेमो, सॉरी, कि भाई इतना पुराना टाइम होना चाहिए। कोई बात नहीं सर, इतना पुराना होना चाहिए कि आप उसको याद ना कर पाओ, और काफी ज्यादा पुराना बेसिकली होना चाहिए, यानी काफी समय से फॉलो होते रहना चाहिए, तभी हम उसको कस्टम के अंदर गिनेंगे। और लास्ट होता है आपका कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब इट शुड बी समथिंग विच शुड हैव बीन फॉलोड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंटली। बहुत समय से जो चला आ रहा हो उसको ही हम लोग कंसिस्टेंट मानेंगे। ठीक है। तो भाई ये भी एक बार क्वेश्चन बन चुका है आपका एग्जाम के अंदर कि कस्टम को मानने के, वैलिड कस्टम मानने के, जो प्रीवियस बहुत पुराने आपके कस्टम चले आ रहे हैं, वो मानने के क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रिक्वायर्ड कंडीशंस होती है। तो सर्टिनिटी होना चाहिए, हाँ, सर्टेनिटी होना चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए, मेमोरियल होना चाहिए, सॉरी, मॉरल होना चाहिए, टाइम इमेमोरियल होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। इसी कारण से हम लोग कहते हैं जब आप कस्टम बनाते हैं कि लड़का और लड़की, मेल और फीमेल के बीच में ही हम मैरिज को वैलिड मानेंगे। ये आपका कहाँ से आता है, आपके कस्टम से आता है कि भाई ये बहुत पहले से फॉलो होते आ रहा है, हमेशा ही ये फॉलो होते आ रहा है। हम इसको याद नहीं कर पा रहे कि कब पहली शादी हुई होगी, और इसलिए हम इसको ऐसे ही वैल्यू करते हैं, हम इसको ऐसे ही मानते हैं। तो भाई
आपका जो रिक्विजिट है वो ये वाली कंडीशन फॉलो करना चाहिए। सर फिर आपने यहाँ पे तो ऊपर एक एग्जांपल दिया था ये दिल्ली वाले का कि सर आपका जो कस्टम्स विद सैंक्शन है वो दिल्ली का आपने एग्जांपल दिया था। ये मैंने आपको एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए दिया था कि किस तरीके से अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हो तो आपके ऊपर सैंक्शन लग जाता है। इसको आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हो कि अगर मेल मेल के बीच में मैरिज होगी तो भाई लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, लॉ उसको कोई भी वैल्यू नहीं देगा। ये आपका क्या हो जाएगा? कस्टम विद सैंक्शन। तो ये भी एक का एक एग्जांपल हो सकता है। तो देयर कैन बी मल्टीपल एग्जांपल्स और इसको रीड करने का भी अलग-अलग तरीका हो सकता है। ठीक है? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद वो कहते हैं सर आपके अलग-अलग तरीके के जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स हो सकते हैं। क्या-क्या हो सकते हैं सर? अलग-अलग तरीके के जुडिशियल डिसीजंस एंड प्रेसिडेंट्स 5 तरीके के हो सकते हैं। पहला होता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट, फिर आता है डिक्लेरेटरी, फिर आता है पर्सुएसिव, फिर आता है एब्सोल्यूटली अथॉरिटेटिव और लास्ट आता है आपका कंडीशनली अथॉरिटेटिव। पूरी C4 मेमोरी ट्रिक, पीसफुली enjoyable, unanimity, reasonableness, immemorial, consistency and conformity with law। ये क्या है यार? ठीक है। आप ये लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्टेनिटी भी बोला, रीजनेबलनेस, मॉरल इन नेचर, टाइम इमेमोरियल और कंसिस्टेंट, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हाँ, ये भी लैंग्वेज अगर याद किया तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगला आ रहा है हमारे पास जुडिशियल डिसीजंस आपके 5 तरीके के होते हैं। पहला आता है ओरिजिनल प्रेसिडेंट। बस बच्चों मेरे को 10 मिनट और देना। आई नो थोड़ा क्लास लंबी खिंच गई है, पर ये अच्छा है कि आप लोगों को याद होती जा रही है चीजें, आप लोगों को समझ आ रहा है। ठीक है? तो दैट इज़ मोर देन इम्पोर्टेंट कि हाँ, आपको समझ में आने चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम भी ले रहा हूँ सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो बस थोड़ा-सा मेरे साथ बने रहो। ओरिजिनल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? पहली पहली बार जो भी कोर्ट आपका लॉ बनाता है, उसको हम ओरिजिनल प्रेसिडेंट कहते हैं। पहली पहली बार जो भी आपका प्रेसिडेंट बनेगा, पहली बार जो भी आपका लॉ बनेगा, वो क्या कहलाता है बच्चों? ओरिजिनल प्रेसिडेंट। क्या होता है? ओरिजिनल प्रेसिडेंट। अगला डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट क्या होता है बच्चों? व्हेन एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जजमेंट इज रिपीटेड इन अनदर जजमेंट। जब एक डिसीजन को ही वापस से रिपीट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। अगला आता है हमारा परसुएसिव प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कोर्ट के ऊपर है उसको इस प्रेसिडेंट को फॉलो करना है या रिजेक्ट करना है, टोटली कोर्ट इसके ऊपर डिसीजन लेगा। यानी कोर्ट ने माना तो भी ठीक, नहीं माना तो भी ठीक। ये सिर्फ परसुएसिव तरीके का है। जैसे कि सर एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट के ऊपर परसुएसिव नेचर का होता है। यानी अगर माना तो भी ठीक, नहीं माना तो भी ठीक। तो अगर दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो जरूरी नहीं है कि गुजरात हाई कोर्ट को उसको मानना ही पड़ेगा, वो ना भी मान सकता है, वो भी चलेगा। अगला आता है आपका एब्सोल्युटली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। इसका मतलब क्या होता है कि आपको कंपल्सरीली फॉलो करना ही पड़ेगा, आप बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है तो सारे के सारे हाई कोर्ट्स को उसको मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और लास्ट आता है आपका कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट, जो कि कहता है कि सर जहाँ पे फैक्ट्स सेम होंगे, जहाँ पे थोड़े बहुत जो फैक्ट्स हैं, दोनों केस के सिमिलर होंगे, वहीं पे उनको फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज फॉलो नहीं किया जाएगा। तो अगर फैक्ट्स सेम होंगे तो हम मानेंगे, अदरवाइज उसको हम नहीं मानेंगे। आया ना? आई होप इतना सभी को समझ आया होगा। तो भाई आपके 5 तरीके के प्रेसिडेंट जो होते हैं, पहला ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट, परसुएसिव प्रेसिडेंट, एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट एंड कंडीशनली आपका कंडीशनली अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। बस लास्ट पॉइंट जो हमें पढ़ना है वो है आपका डॉक्ट्रिन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज ध्यान देना मैं क्या आपको डॉक्ट्रिन यहाँ पे बता रहा हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ ऑबिटर डिक्टा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डिसिडेंडी एंड रेशियो ऑफ स्टार डिसिसिस।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते। सर पहले हम ये दो के बारे में बात करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डिसिडेंडी एंड रेशियो ऑफ ऑबिटर डिक्टा। ये डिक्टा की इनने स्पेलिंग गलत लिखी है, DICTA होता है डिक्टा। सर रेशियो डिसिडेंडी का मतलब क्या होता है? मुद्दे की बात, मेन बात, एक डिसीजन के अंदर मेन बात क्या की जा रही है, उसको हम रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं। क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जब डिफरेंशिएट हो जाता है एकदम क्लियर बेसिस पे, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या? रेशियो डिसिडेंडी। तो भाई एकदम मुद्दे की बात जो होती है ना, जैसे तुम्हारा दोस्त होगा, वो इधर उधर की बातें घुमाएगा, फिर तुम बोलोगे अरे भाई मेन बात करना, मेन जो बात सुनना चाहते हैं वो बात करना, उसको हम लोग कहते हैं क्या? रेशियो डिसिडेंडी। क्या कहते हैं? रेशियो डिसिडेंडी। तो प्लीज याद रखिएगा, रेशियो डिसिडेंडी इज द इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द जजमेंट दैट इज एप्लीकेबल ऑन द पार्टीज एंड इज कंसिडर्ड एज द लॉ। जबकि ऑबिटर डिक्टा क्या होता है? ऑबिटर डिक्टा रेशियो डिसिडेंडी के अलावा जो भी पोर्शन होता है, वो सारा का सारा आपका ऑबिटर डिक्टा बन जाता है। ऑबिटर डिक्टा कहता है ये वो पोर्शन है जो कि कोर्ट का ओपिनियन है, कोर्ट का नॉट सो इम्पोर्टेंट पोर्शन जो होता है उसको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं, जो नॉट सो इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ जजमेंट होता है उसको हम ऑबिटर डिक्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑबिटर डिक्टा। रेशियो डिसिडेंडी एंड ऑबिटर डिक्टा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, और इसलिए आपको ये याद होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डिसिडेंडी का मतलब होता है कि फाइनल प्रेसिडेंट या फाइनल जजमेंट जो आपका कोर्ट ले डाउन कर रहा है उसको हम रेशियो डिसिडेंडी कहते हैं। जबकि ऑबिटर डिक्टा का मतलब होता है कि फाइनली या सॉरी आपका कोर्ट ओपिनियन के बेसिस पे या अदरवाइज क्या कहना चाह रहा है, वो आपका ऑबिटर डिक्टा होता है। इधर उधर की सारी बातें ऑबिटर डिक्टा होती है, रेशियो डिसिडेंडी मेन मुद्दे की बात होती है। ठीक है, परफेक्ट। और सर लास्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टार डिसीसिस क्या कहता है? सर स्टार डिसीसिस, स्टार का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो इस्टेब्लिश्ड हो, यानी मानी गई बात, यानी इस्टेब्लिश्ड है, इसमें कोई अब क्वेश्चन की बात ही नहीं है, डाउट ही नहीं है। जैसे ये फिक्स्ड है कि तुम लोग पास होने वाले हो, तुम्हारा रिजल्ट पास 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 कहने वाला है। तो भाई स्टार डिसीसिस भी यही कहता है। स्टार डिसीसिस कहता है ये वो प्रिंसिपल है जो कि इस्टेब्लिश किया जा चुका है, अब इसको चैलेंज मत करो, अब इसको अनसेटल मत करो, अब इसको कोई भी तरीके से क्वेश्चन मत करो। ये होता है आपका क्या? स्टार डिसीसिस। सर एक एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल ताकि हमें समझ आ जाए। सर इसका एक एग्जांपल बड़ा ही सिंपल सा है कि ये बात बड़ी फिक्स्ड है, बहुत ही क्लियर बेसिस पे डिस्कस्ड है कि हमारे देश में अल्कोहल को लेके बिजनेस करने का अधिकार सभी को नहीं है। ये एक नहीं बहुत सारे जजमेंट्स के अंदर बोल दिया गया है कि अल्कोहल को लेके अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको बहुत सारे परमिट्स एंड अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, तभी आप बिजनेस कर सकते हो। तो अगर कल को जाके मैं कोर्ट के पास ये केस फाइल करता हूँ कि जज साहब मेरे को तो दारू का धंधा करना है, चढ़ी मुझे यारे तेरे ऐसी जैसे दारू देसी, ओए होए क्या लाइनें थी। तो भाई अगर मेरे को ऐसा कोई काम करना है तो कोर्ट बोलेगा जा हमारे पुराने जजमेंट पढ़, तेरे को तेरे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो अगर कोई जजमेंट, कोई लॉ बहुत ही ज्यादा क्लियर है, फिक्स्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, आप उसको किसी भी तरीके से ऑल्टर नहीं कर सकते। ये हमारा कहलाता है क्या बच्चों? स्टार डिसीसिस। एक बार पढ़ते क्या लिखा है। This doctrine states that if any principle of law has been clearly established by various judgments of the court, then it should not be changed or challenged subsequently. हाँ या ना? ये होता है हमारा स्टार डिसीसिस कि जो पहले फॉलो हुआ था उसको ही हम फ्यूचर में फॉलो करेंगे और हम उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं करेंगे, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। हाँ या ना? अच्छा, इसके अलावा भी आपके किताब में कुछ टॉपिक है सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ करके, पर वो बहुत ही ज्यादा इजी है। उसके अंदर सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है कि किस तरीके से लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, किस तरीके से वो फॉलो किए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, और उन पे कोई बहुत ज्यादा कभी क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। इसलिए हम अभी इस रिवीजन सेशन में उसके साथ डील नहीं करेंगे।
अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर टू हेल्प यू विद द डाउट, पर वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है, यानी 1-2 टॉपिक सॉरी और आता है, वो है आपका ये वाला टॉपिक, क्या नाम है इसका? अ, जो इंडियन थिंकर्स है, सॉरी, इंडियन थिंकर्स के बारे में भी आपको थोड़ा-सा बताया जाता है, पर उसके अंदर भी फेंकम-खा के कुछ बहुत ज़्यादा आपको नहीं दिया जाता। तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा चीज़ों पे आप ध्यान मत दीजिएगा, पर ये जो टॉपिक्स है, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपके लिए आज इस पूरे सेशन में इसको कवर किया है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, प्लीज़ फ़ील फ्री टू आस्क, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। द पर्सनल लॉज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं। आप इतना ध्यान दें, पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि छोड़ के आ जाओ, कि भाई छोड़ो भाड़ में जाए, अपन नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना तो है ही, पर वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप एक बार भी रीडिंग करोगे तो आपको आराम से समझ आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है, आपको कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है? चलिए, फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास खुला होगा क्या JIGL का? आई थिंक सो खुला होना चाहिए। 1 सेकंड देना। मॉड्यूल्स JIGL। अच्छा, इसके जो केस लॉज होंगे ना, केस लॉज हम लोग यूजुअली लास्ट में ही लेते हैं। इसके अंदर ना इस चैप्टर में, और अच्छी हम कहाँ पहुँच गए? चैप्टर 2 पे ही चले गए थे। चैप्टर 1 पे जाना है भाई हमें। कहाँ जा रहे हो? कहाँ रहे हो भाई तुम? जा कहाँ रहे हो? ये देखो, अब ये तुम्हारे जो सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ है ना, वो ये है। ये है आपका सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ लॉ। इसमें सिर्फ उन्होंने बत्तियां पेली हैं, कुछ भी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं की है, बहुत ही सिंपल है। तो ये तुम आराम से कर सकते हो। इसके अंदर ये हिंदू लॉ वगैरह ये सब बात की गई है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है, ये ऑबिटर डिक्टा वगैरह भी डिस्कस कर लिया है। स्टैट्यूट्स तुम जानते ही हो क्या होते हैं। पर्सनल लॉज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंडरी लॉ के अंदर जस्टिस, इक्वालिटी ये सब होना चाहिए, ये सब बातें हैं, पर ये बहुत नॉर्मल है और आपको कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें नहीं दी गई है, ठीक है? वही बातें जो ऊपर की गई है, वही बातें इसके अंदर की गई है, ठीक है? चलेगा बिल्कुल, मैं अभी शेयर करवा दूँगा। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प, ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, दिस वाज़ ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।